हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो आज से फाइनली हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी इंडस्ट्रियल फार्मेसी फर्स्ट, बी फार्मेसी फिफ्थ सेमेस्टर। और जो आज की वीडियो है ना, वो बहुत ज़्यादा शानदार होने वाली है। रीज़न क्या है कि आज एक ही वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, अपनी यूनिट फर्स्ट को कंप्लीट कवर करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, तो आज एक ही वीडियो में सारी यूनिट कंप्लीट हो जाएगी और आपको इसके नोट्स भी मिल जाएंगे। और यकीन मानिए कि अगर आप इस पूरी वीडियो को अगर आप देख लेते हैं अच्छे से, तो इस यूनिट के आप राजा बन जाएंगे। और अगर कभी कोई क्वेश्चन वगैरह आता है, आप बहुत अच्छे से बता सकते हैं। और जो हमारी यूनिट का नाम क्या है, प्री फॉर्मुलेशन स्टडी। तो जो ये वाला टॉपिक है ना, ये आपका आगे जो भी आपके आगे चैप्टर आएंगे, टैबलेट्स, लिक्विड और फॉर्म, इन सभी में इस चैप्टर का रोल आने वाला है। तो यूनिट फर्स्ट वैसे भी देखा जाता है, यूनिट फर्स्ट हमारी हर चैप्टर की, हर सब्जेक्ट की क्या होती है, इंपॉर्टेंट होती है। इसकी कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। और जीपैट लेवल से देखा जाए तो जीपैट में भी इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं, तो वो भी मैं आपको यहाँ सब बताने वाला हूँ। तो बस वीडियो को आप पूरा देखते जाइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मेरा नाम है आकाश कुमार और स्वागत करता हूँ मैं आप सभी का अपने चैनल केयरवेल फार्मा में। और हम प्रोवाइड करते हैं आपको बी फार्मेसी से रिलेटेड सारे वीडियो लेक्चर्स विद फ्री हैंड रिटन नोट। चलिए, तो सबसे पहले हम थोड़ा सा जानते हैं इंडस्ट्रियल फार्मेसी के बारे में। रीजन क्या है, देखो ऐसा होता है कॉलेज वगैरह में आपने देखा होगा, टीचर्स क्या करते हैं, थोड़ा सा घुमाने के चक्कर में आपसे डायरेक्ट कोई क्वेश्चन ना पूछ के कभी कभी यही पूछ लेते हैं, इंडस्ट्रियल फार्मेसी क्या है, आप इसको डिफाइन कैसे करोगे। तो पहले आप ये समझ लो, देखो इंडस्ट्रियल वर्ड से आप क्या समझ रहे हो। इंडस्ट्रियल वर्ड हमारा क्या है, कुछ इंडस्ट्रीज को डिनोट करता है। और कोई इंडस्ट्रीज हो गई, कंपनी हो गई, जैसे बड़ी बड़ी कंपनी हो गई, डॉक्टर रेड्डी हो गई, सन फार्मा फार्मास्यूटिकल्स हो गई, सिप्ला हो गई, यूनिकैम हो गई। तो ये सब कंपनीज में क्या हो रहा है, दवाइयां बन रही है। क्या बन रही है, यहाँ पर प्रोडक्शन हो रही है, मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। तो ये एक्चुअल में क्या है, कंपनी और इंडस्ट्रीज में काम होता है। तो जो हमारी इंडस्ट्रियल फार्मेसी है, इसके अंदर हम यही पढ़ते हैं कि इन कंपनियों के अंदर हमको काम कैसे करना है। जैसे एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे लेता हूँ टैबलेट। तो बस आपको इस इंडस्ट्रियल फार्मेसी में क्या पढ़ना है कि इस टैबलेट को हम कैसे बनाएंगे, इसकी मैन्युफैक्चरिंग कैसे करेंगे, क्या करेंगे, सारा तामझाम आपको जो है इस सब्जेक्ट के अंदर पढ़ना है। तो अगर हम एक बात में, तो क्या पढ़ने वाले हैं हम इस सब्जेक्ट के अंदर में, हम पढ़ेंगे मैन्युफैक्चरिंग किसी भी ड्रग की, फिर उसकी डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग कैसे करें, उसको डेवलप कैसे करें एक न्यू ड्रग में, फिर उसको मार्केटिंग, यानी कि ये भी हमारे इसी के अंदर आएगा कि उसको मार्केट में कैसे पहुंचा रही हैं, फिर मार्केट में पहुंचेगा उसका डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि जब तक ड्रग हमारा डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं होगा, पेशेंट के पास पहुंचेगा ही नहीं, तब तक कोई मतलब ही नहीं है। तो ये सारी चीजें विद क्वालिटी एश्योरेंस। अब एश्योरेंस का मतलब क्या है, क्वालिटी की गारंटी के साथ में, यानी कि ये सारी चीजें आपको करनी है विद क्वालिटी के साथ में। ऐसा नहीं है क्वालिटी आप गिरा दोगे, क्वालिटी भी उसकी बरकरार रहनी है, जो उसका थेरेपेटिक रिस्पॉन्स है वो सारी चीजें एकदम बरकरार रहनी है। और तब जाके आप ये सारे जो कर्म कांड है वो आप किस में करने हैं, इंडस्ट्रियल फार्मेसी में करने हैं। ठीक है, चलिए, तो आई होप आप लोग इंडस्ट्रियल फार्मेसी एक बात में समझ गए होंगे, द फार्मेसी विच यूज्ड इन द इंडस्ट्रीज, कंपनीज और फार्मास्यूटिकल, बड़ी बड़ी कंपनियां ये सब हो जाती हैं। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं हमारी यूनिट फर्स्ट की। तो हमारी यूनिट फर्स्ट का नाम क्या है, प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज। अब इसको समझते हैं, तो इससे पहले हम थोड़ा सिलेबस के बारे में जानें। तो क्या क्या हमको पढ़ना पड़ेगा इसमें। पहले आप इसमें जानेंगे इंट्रोडक्शन की प्री फॉर्मुलेशन एक्चुअल में होता क्या है, देन उसके कुछ गोल्स और ऑब्जेक्टिव, यानी कि उद्देश्य क्या है इसके पीछे और क्या क्या हम इससे कर सकते हैं। देन हमारी पढ़ेंगे हम फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज। और जो फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज है, इसके अंदर हमारे क्या आते हैं, फिजिको से फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल से आते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। फिर हमारा एक वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक आता है यहाँ पर BCS, जिसको हम बोलेंगे बायो फार्मास्यूटिकल क्लासिफिकेशन सिस्टम, जो मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, जीपैट में भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। देन हमारे यहाँ पर आते हैं कुछ एप्लीकेशन। नहीं, एक्चुअल में क्या है यहाँ पर कि हम प्री फॉर्मुलेशन जो पढ़ेंगे उसका हम कैसे यूज करेंगे जब हम डेवलप करते हैं कोई भी सॉलिड, लिक्विड और डोजेज फॉर्म को। फिर हम पढ़ेंगे स्टेबिलिटी की कुछ एनालिसिस, यानी कि हम जो हमारे जितना हम कुछ बनाएंगे उसको हम स्टेबल कैसे रखेंगे। तो अब भी आपको ये शायद कुछ समझ ना आया हो, लेकिन हम जैसे जैसे इसको पढ़ते जाएंगे आपका सारा का सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो बस यही हमारा यहाँ पर टारगेट है, गोल है कि आपके सारे यहाँ से लेके यहाँ तक जितने भी आपके कोई भी ऐसा इश्यू ना बचे। और फिर भी अगर आपको वीडियो के दौरान कोई भी चीज ऐसी रह जाती है जो आपको समझ नहीं आती है, तो आप क्या कर सकते हैं, कमेंट्स लेके हमें बता सकते हैं कि सर मैं ये समझ नहीं आया, वो समझ नहीं आया। चलिए, तो अब हम समझते हैं अपना प्री फॉर्मुलेशन स्टडी कि क्या होता है, कैसे होता है। देखो इस वर्ड से आप देख सकते हैं प्री फॉर्मुलेशन हमारा दो पार्ट्स में डिवाइड है। पहला हमारा प्री, दूसरा हमारा फॉर्मुलेशन। अब प्री का मतलब तो होता है पहले, या हम बोल सकते हैं बिफोर। तो हमको अब समझना क्या है, फॉर्मुलेशन। तो अगर हम फॉर्मुलेशन समझ जाएंगे तो हम समझ जाएंगे क्या कि फॉर्मुलेट करने से पहले हमको जो स्टडी या जो बातों का हमको जानना होता है वो सब हमारी क्या कहलाती है, प्री फॉर्मुलेशन कहलाती है। चलिए एक एग्जाम्पल समझते हैं।
लेट करो कि आपको एक दवा बनानी है, और दवा बनाने को ही क्या बोलते हैं, फॉर्मुलेट करना बोलते हैं। तो लेट करो आपको क्या करनी है, दवा फॉर्मुलेट करनी है। तो उसके लिए मान लो आपने यहाँ पर एक एक्चुअल इंग्रेडिएंट ले लिया जो हमारा एपीआई होता है, जो मतलब मेन ड्रग होता है। फिर आपने यहाँ पर एक्सिपिएंट ले लिए, जैसे हमारे कुछ फ्लेवरिंग एजेंट्स हो गए, कुछ कलरिंग एजेंट्स हो गए जो आपके में फ्लेवर लेके आएंगे, जो आपको कुछ कलर चाहिए। और भी कुछ हो गए, जैसे मान लो कहीं पर आपको कोई सिरप बनाओगे तो आपको सुक्रोज चाहिए। और ऐसी मतलब बहुत सी छोटी मोटी चीज़ें होती हैं जिनको मिला के आप क्या करते हो, कोई एक ड्रग को तैयार करते हो। उसके बाद क्या करोगे, आप इन दोनों चीज़ों को मिला दोगे, और मिलाने के बाद एक इनको मतलब डिसाइड करोगे कौन सा डोजेज फॉर्म में हमको ये देना है। फिर करने के बाद आप एक पूरी की पूरी मेडिसिन क्या करोगे, तैयार करोगे। तो इस तरह आप क्या कर रहे हो, एक पूरी की पूरी यहाँ पर गोली या दवा या कुछ भी चीज़ आप एक बना रहे हो, कोई दवा बना रहे हो। तो ये आपका क्या कहलाता है, ये एक्चुअल में आपका फॉर्मुलेशन कहलाता है। और यहाँ पर आप डिसाइड भी करते हो कि जो आपका एक्चुअल इंग्रीडियंट है वो आपका कितना होगा। मान लो ये आपका 100 ग्राम होगा या 100 mg होगा, ये आपका इतने mg होगा, ये आपका इतने mg होगा। और आपको अगर कोई दूसरी दवा भी मिलानी है, जैसे कॉम्बिनेशन साल्ट का बनाते हैं, तो मान लो यहाँ पर एक आपने बी और ले लिया, तो वो आपका 2 ग्राम होगा, 5 ग्राम होगा। तो ये सब बातें करके आप क्या कर रहे हो, फाइनली एक मेडिसिन बना रहे हो। तो ये फिनोमेना आपका क्या कहला रहा है, फॉर्मुलेशन कहला रहा है। अब बात आती है प्री फॉर्मुलेशन की। तो अगर आप चीज़ यहाँ से मैं आपसे पूछूं, आपको कैसे पता कि आपको यहाँ पे यही वाला ड्रग लेना, आपको कैसे पता कि यहाँ पे आपको यही वाला कलरिंग एजेंट लेना है, आपको कैसे पता कि यहाँ पर आपको फ्लेवरिंग एजेंट यही वाला लेना है, ये सब चीज़ें आपको पता कैसे चली, बनाने से पहले कैसे पता चली। तो इसका आंसर हमारा क्या आता है, प्री फॉर्मुलेशन स्टडी। नहीं समझे, चलिए अब समझ लेते हैं कि लेट करो आपको बनानी है एक दवा CNS के लिए। किसके लिए बनानी है, CNS की एक्टिविटी को कम करने के लिए बनानी है। अब आपको एक चीज़ पता होगी, CNS यानी कि जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, उसके अंदर हमारा क्या पाया जाता है, ब्लड ब्रेन बैरियर। और अगर हमारे कोई दवा चाहिए जो हमारी CNS पे जाके इफेक्ट दे अपना, तो उसको इस ब्लड ब्रेन बैरियर को क्या करना पड़ेगा, क्रॉस करना पड़ेगा। और इसको क्रॉस कौन से कर सकती है, वो दवा जो हमारी क्या हो, लाइपोफिलिक नेचर में हो, यानी कि लिपिड सॉल्युबल हो। समझ रहे हैं ना आप, सिंपल बात। यानी कि हमें CNS के लिए दवा बनानी है जो CNS की एक्टिविटी को कम करेगी। CNS तक पहुंचने के लिए दवा को ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करना पड़ेगा। इसको क्रॉस करने के लिए दवा को क्या होना चाहिए, लाइपोफिलिक होना चाहिए नेचर में। ये चीजें आपको यहाँ पता चल गई। अब आपको क्या करना है, आपके पास ये कंडीशन है, ये आपको पहले बताया। तो अब आप क्या करेंगे, यहां पर जो भी आप यहां पर ड्रग लेंगे वो आप कैसा लेंगे, जो लाइपोफिलिक नेचर का होगा। समझ रहे हो। तो यहां पर आपने ड्रग चूज किस बेस पे किया, आपको पहले से ये चीज बताती है आप किसके लिए दवा बना रहे हो। ठीक है। दूसरी चीज आपको ये बताती है यहाँ पर कि जो आपने यहाँ ड्रग लिया उसका एक्चुअल में नेचर क्या है। अगर यहाँ पे नेचर इसका हाइड्रोफिलिक होता तो आप इस दवा को नहीं लेते। इसका ड्रग नेचर क्या है, लाइपोफिलिक है, इसलिए आपने इसको दवा को ली। अब इस ड्रग के साथ कौन सी चीजें हैं जो हम इसके साथ मिला सकते हैं। मान लो ये दवा हमको रेड कलर की चाहिए, तो आप यहाँ पर जो कलरिंग एजेंट यूज करोगे वो कौन सा करोगे, रेड कलर का करोगे, ना कि ग्रीन कलर का। तो ये सब बातें यानी कि जो आप दवा बनाने से पहले सीख रहे हैं, समझ रहे हैं क्या ड्रग कैसा है, कौन सा ड्रग लाइपोफिलिक है, कौन सा ड्रग हाइड्रोफिलिक है, कौन सा कलर लेना है, कौन सा फ्लेवरिंग एजेंट लेना है, इसको कौन से मेथड से तैयार करना है, ये सब जो भी बातें हैं हमारी, वो सब हमारी क्या कहलाती हैं, प्री फॉर्मुलेशन स्टडी कहलाती हैं। तो बस यही है। अब इसमें हम समझे कैसे, अगर आपको याद हो तो यहाँ पर हमने ड्रग का क्या देखा, पहले नेचर देखा, यानी कि वो लाइपोफिलिक है कि हाइड्रोफिलिक है। यहाँ कलरिंग एजेंट्स का हमने क्या देखा, कौन सा कलर लेना, हमको रेड चाहिए तो हमने यहाँ रेड कलर लिया। तो ये जो भी बातें हैं वो हमारी क्या कहलाती हैं, किसी भी ड्रग सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं फ्रेंड, प्रॉपर्टीज कहलाती हैं। तो अगर हम इनडायरेक्टली बोले तो हमारा प्री फॉर्मुलेशन स्टडी एक्चुअल में क्या है कि हम कोई भी जो ड्रग सब्सटेंस है उसकी हम फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में जानते हैं, जो हमारी मदद करेंगी, जो हमारी हेल्प करेंगी किसी भी नई दवा के डेवलपमेंट के लिए। जैसे मैंने यहाँ आपको बताया, दवा चाहिए हमको CNS के लिए, तो हमको उस ड्रग की प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए कि उसका नेचर क्या होना चाहिए, लाइपोफिलिक होना चाहिए। तो इसी तरह की जो भी स्टडी होती है, यानी कि जो दवा हम एक्चुअल में बनाने जा रहे हैं उस दवा से पहले की जो भी हमारी स्टडी है वो हमारी क्या कहलाती है, प्री फॉर्मुलेशन कहलाती है। अब चलिए एक एग्जांपल समझते हैं। अगर आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा तो वो सारा का सारा आपका क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा। लेट करो कि आपको मैगी बनानी है, ठीक है, क्या बनानी है, मैगी बनानी है। और मैगी बनानी है आपको, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आपको पता होना चाहिए कि मैगी बनाते कैसे हैं। तो उसके लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे आप क्या करोगे, आपको एक तो आपने डायलॉग सुना होगा 2 मिनट वाला, 2 मिनट में तो बनेगी नहीं, वो सिंपल सी बात है। तो आप क्या करोगे, आपको ये पता है पहले हम मैगी लेंगे, उसको हम फाड़ेंगे, उसको फाड़ने के बाद आप क्या करोगे, उसको एक पतीले में रख के बॉईल करोगे, निकालोगे, फिर आप यहाँ सारे मसाले तैयार करोगे, प्याज वगैरह कट करोगे, मिर्ची कट करोगे, फिर उसको फ्राई करोगे, फिर मैगी को डालोगे, फिर आपको इसी में पकाओगे। तो यहाँ पर आपने एक चीज नोटिस की,
आपने बनाने से पहले ही ये सारी चीज़ें आपको पहले से क्या है पता है और पहले और किसी ने आपको बताई होंगी। तो जो ये स्टडी है यानी कि जब आप मैगी बनाने जा रहे थे उससे पहले ही आपको सारा कुछ पता था कि मैगी हम किस में बनाएंगे, पतीले में बनाओगे, कढ़ाई में बनाओगे, फ्राई पैन में बनाओगे, किस में बनाओगे, ये सब बातें आपने सोची। फिर आपने सोचा इसके लिए मसाला कौन सा होगा मार्केट से, कि इसका अलग से मसाला भी ले आए, इसके अंदर का मसाला ले आए, फिर आपने मिर्ची कितनी डालनी है। तो ये सब जो भी बातें हैं जो आप एक्चुअल में मैगी बनाने से पहले कर रहे हैं वो सारी की सारी स्टडी बातें क्या कहलाती हैं, प्री फॉर्मुलेशन कहलाती है। यानी कि आप प्री फॉर्मुलेशन कराएंगे, यानी कि आप बनाने से पहले उसके बारे में जितनी नॉलेज ले सकोगे उतना अच्छा है, जिससे आप वो चीज़ और बेस्ट और क्वालिटीफुल बता सको। ठीक है, तो ये हमारी कहलाती है प्री फॉर्मुलेशन स्टडी। अब अगर आपको फिर भी डाउट्स हो प्री फॉर्मुलेशन में तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं हम इसके ऑब्जेक्टिव की। ऑब्जेक्टिव मतलब इसके अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे, कैसे कैसे पढ़ेंगे। देखो पहली बात क्या है कि कोई भी हम नया ड्रग बनाएंगे तो उसकी हमको प्रॉपर्टीज जाननी है। तो उसके लिए हम क्या पढ़ते हैं, उसकी फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। फिजिको केमिकल में क्या क्या आ जाती हैं, फिजिकल प्लस केमिकल, दो तरह की हमारी प्रॉपर्टीज आती हैं। अब फिजिकल और केमिकल के अंदर कौन कौन सी प्रॉपर्टीज आती है उसको हम इन डेप्थ आगे पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए दूसरी हम यहां देखते हैं थोड़ा सा कि हम पढ़ेंगे कोई भी हमारा ड्रग सब्सटेंस है उसकी काइनेटिक और स्टेबिलिटी पढ़ेंगे। चलिए काइनेटिक क्या होता है, जैसे हमको एक चीज पता है, हम कोई भी दवा खा रहे हैं वो क्यों खा रहे हैं, जिससे वो हमारी कोई भी दवा हम बनाते क्यों हैं, वो हमारी बॉडी के अंदर जाएगी और बॉडी के अंदर जाके वो क्या करेगी, अपना इफेक्ट दिखाएगी और हमें जो भी परेशानी हुई है, जिस भी बीमारी के लिए हमने वो दवा खाई है वो हमको ठीक करेगी। ये हमारा उद्देश्य होता है सीधा का सीधा यहाँ पर। तो यहाँ पर बॉडी में जाएगी तो उसकी काइनेटिक बिहेवियर क्या होगा। काइनेटिक मतलब क्या है, मूवमेंट ऑफ ड्रग पार्टिकल इनसाइड आवर बॉडी। जैसे एडीएमए आपने पढ़ा होगा, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन, हमने फार्माकोलॉजी में पिछली बार पढ़ा था। तो उसकी वो प्रॉपर्टीज के बारे में भी हम यहाँ जानते हैं क्या होती, कैसे होती हैं। देन हम यहाँ देखेंगे स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी मतलब क्या है, देखो हमने यहाँ पर देखा कि हम क्या कर रहे थे, ड्रग बनाने के लिए हम दो चार चीज़ों को आपस में मिला रहे थे। जैसे हमारे कोई ड्रग हो गया, फिर हम कुछ एक्सिपिएंट्स को मिलाते हैं, कुछ कलरिंग एजेंट, फ्लेवरिंग एजेंट्स को मिलाते हैं। तो इनको मिलाने के बाद हमने क्या किया, ये ड्रग हमने एक पूरी की पूरी मेडिसिन तैयार की। तो अब ये मेडिसिन अगर मान लो हमने इसकी एक्सपायरी 2 साल के लिए रखी है तो इसका 2 साल तक ये खराब नहीं होनी चाहिए, ना ही इसका एक्सिपिएंट अलग होना चाहिए, ना कोई कलरिंग एजेंट्स अलग होने चाहिए। अब ऐसा नहीं है, मान लो आपने एक टैबलेट बनाई रेड कलर की, अब वो रेड कलर छोड़ने लग जाए, टैबलेट रेड कलर अलग हो जाए, तो वो हमारी स्टेबल नहीं होगी, उसकी क्या होगी, स्टेबिलिटी कम होगी। अब उसका नेचर क्या है, मान लो ये हमने बनाई है सीएनएस की एक्ट के लिए, यानी कि ब्लड ब्रेन क्रॉस करके सीएनएस में जाएगी। अब मान लो ये जा ही नहीं रही है, सीएनएस में अपना इफेक्ट ही नहीं दे रही है, तो इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, कम होगी, इसका असर क्या हो गया, कम हो गया। तो स्टेबिलिटी क्या होती है, जैसी हमारी पहले की जो इसकी प्रॉपर्टीज थी जब हमने इसको बनाया वो प्रॉपर्टीज हमारी सेम रहे, तो ये हमारी स्टेबिलिटी कहलाती है और ये भी जरूरी है। तो इसके बारे में भी हम यहाँ पर क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। फिर बात करते हैं हम कंपैटिबिलिटी की। तो कंपैटिबिलिटी मतलब यही मैंने बताया, जब हम दो चीजों को आपस में मिलाते हैं या मान लो हमने कोई दो ड्रग आपस में मिलाई, तो जब ये ड्रग मिल जाए तो ऐसा ना हो कि ये एक दूसरे से लड़ने लग जाएं। जैसे आप कहते हैं ना भाई, आपने दो दोस्त कहीं बन गए, अब आपस में लड़ ही रहे हैं, तो किस बात के दोस्त हो गए वो, कभी कभी चलता है लेकिन रेगुलर लड़ाई कर रहे हैं तो वो दोस्त नहीं हुए ना। तो वो चीजें यहाँ पर होती हैं, क्या होता है कि मान लो हमने दो चीजें यहाँ दवा बनाई, यहाँ पर हमने मिलाई, तो ये आपस में कंपैटिबल हों, यानी कि एक दूसरे के साथ थोड़ा सा सहयोग करें और मिलजुल के रहें। अब ऐसा ना हो कि मान लो हमारी ये ए ड्रग है, ये बी है, हमने इसको इसके साथ मिला दिया तो क्या होगा, इसका इफेक्ट क्या हो जाए, कम हो जाए, तब वो हम कहेंगे कि इसके साथ वो कंपैटिबल नहीं है। मान लो कोई हमने यहाँ पर एक्सिपिएंट मिला दिया, अब मान लो इसकी हमारी लाइफ कितनी थी, 15 दिन या 20 दिन थी, इसकी तो हमारी 2 साल थी, लेकिन हमने इसको मिलाया तो ये क्या करेगा, खुद भी खराब होगा और इसको भी खराब कर देगा, तो ये भी हमारा क्या होगा, इसके साथ कंपैटिबल नहीं हुआ। तो ये सब बातों की भी हम स्टडी करते हैं। अब आप क्या, ये हमारे ऑब्जेक्टिव हैं। अब हम इसको करते क्यों हैं, आपने अभी इतने तीन चीजें, इसमें आपने एक चीज समझ लिया होगा कि अगर हम इन चीजों की स्टडी करते हैं तो हम किसी भी ड्रग को बचा सकते हैं। उस ड्रग के किस चीज के लिए, उसको स्टेबल रखने के लिए, उसको सेफ रखने के लिए और उसको इफेक्टिव रखने के लिए। एग्जाम्पल, अगर मान लो उसको स्टेबिलिटी खराब हो जाएगी तो भाई अपना असर नहीं दिखाएगा। सेफ्टी सबसे मेजर है। जैसे मान लो हमने ये पूरा का पूरा ड्रग बनाया, इसको हम किसी भी ह्यूमन बॉडी पे क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे, तो जो हमने ये पूरी दवा बनाई ये हमारी सेफ होनी चाहिए। ऐसा ना हो हमने सिर दर्द बनने के लिए वो दवा बनाई और उसको हमने पेशेंट को दी, उसका सिर दर्द तो बंद नहीं हुआ, उसका पेट का शुरू हो गया और भी टॉक्सिक इफेक्ट हो गए, तो ये तो नुकसान हो गया ना। तो पहले ही हमारी क्राइटेरिया क्या रहेगा कि जो हम ड्रग बना रहे हैं, जो हम मेडिसिन बना रहे हैं, वो हमारी क्या होगी,
सेफ होगी। तो इसी के लिए हम पहले क्या करते हैं, ये सभी के बारे में जान लेते हैं कि कहीं हमारा एक्सिपिएंट कोई खतरनाक तो नहीं है, कोई कलरिंग एजेंट्स में कुछ एक्स्ट्रा तो नहीं है कि वो खराब हो चुका हो तो वो दवा को भी खराब कर दे। तो ये सब बातों को हम इसीलिए पहले जान देते हैं। इफेक्टिवनेस, अब भाई सेफ्टी पहले देख लेंगे, फिर हमारा काम आता है कि अब जो दवा हम खा रहे हैं वो अपना असर भी दिखाए। असर मतलब मान लो हमने सिर दर्द बंद करने की दवा खाई है तो हाँ वो सिर दर्द हमारा बंद कर दे, ऐसा ना हो कि दर्द बंद ही नहीं हो रहा तो फिर क्या फायदा। तो ये सब जो भी हमारी नॉलेज बातें हैं ये सब हम क्या करते हैं, प्री फॉर्मुलेशन के अंदर स्टडी करते हैं और ये हमारा इसका क्या है, मेन ऑब्जेक्टिव है। चलिए अब हम देखते हैं अपनी फिजिको केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ड्रग सब्सटेंस। उससे पहले हम एक बात जानते हैं, आपने ये तो जान लिया कि हमारी ये प्री फॉर्मुलेशन होती क्या है, लेकिन आखिर इसका यूज कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है। तो लेट करो कि आप एक कंपनी चला रहे हो, अब आपको मेडिसिन बनानी है, तो आपके सामने क्या आया, एपीआई चाहिए आपको, सबसे पहला आपका रॉ मटेरियल तो यही होगा। तो मान लो जो एपीआई है वो हमारा किसी दूसरी कंपनी से आया और आपको मान लो बुखार की दवा बनानी है, पैरासीटामोल आपके पास एक पाउडर फॉर्म में आ गया। अब ये पैरासीटामोल आ गया, अब आपको पता कैसे है कि ये पैरासीटामोल है ही कि नहीं है। ऐसा भी तो हो सकता है उन्होंने बोल दिया कि पैरासीटामोल, पता चले कोई और दवा हो। तो उसके लिए आप क्या करोगे, जैसे ये आपके सामने पाउडर है, पाउडर ही तो बेशक इस पे लिखा होगा, लेकिन जब आप इस पाउडर से कोई भी मेडिसिन बनाएंगे तो आपकी ये जिम्मेदारी बनेगी कि आप एक बार फिर से इसको क्या करें, चेक करें। तो आप कैसे चेक करेंगे, आप इस पैरासीटामोल की क्या करेंगे, सारी की सारी प्रॉपर्टीज को चेक करेंगे। तो अब आपके आ गया ना, हम प्रॉपर्टीज क्यों पढ़ रहे थे सारी, क्योंकि हम अगर पैरासीटामोल से कोई डोलो या कुछ और बनाने जा रहे हैं, कोई एक मेडिसिन प्रॉपर बना रहे हैं, कोई बुखार की टैबलेट बना रहे हैं, तो पहले हम चेक करेंगे कि क्या ये पाउडर हमारा पैरासीटामोल है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसकी जितनी भी प्रॉपर्टीज जो हमारी पैरासीटामोल की होती हैं वो सब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस पे अप्लाई करेंगे, चेक करेंगे कि क्या ये सेम उनकी तरह प्रॉपर्टीज दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है। दूसरा हम क्या कर सकते हैं, इसके आइडेंटिफिकेशन टेस्ट कर सकते हैं। आइडेंटिफिकेशन टेस्ट करने के बाद इसकी ये चीज़ और पता कर लेंगे कि ये एक्चुअल में है कि नहीं है। और जब सब हो जाता है तब हम इसकी क्या कर लेते हैं, आइडेंटिफाई कर लेंगे कि हाँ ये पैरासीटामोल है, और उसके बाद देन हम इसको क्या करेंगे, ड्रग डेवलपमेंट में हेल्प करेंगे। उसके बाद ऐसा नहीं है कि हम डायरेक्टली इसके बाद वो बना देंगे, जब हमारा आइडेंटिफाई हो जाएगा उसके बाद इसमें हम कुछ एनालाइज और करेंगे कि कहीं ये ड्रग खराब तो नहीं है, कहीं ये ड्रग एक्सपायर तो नहीं है, कहीं ये पाउडर हमारा एक्सपायर तो नहीं होगा, और ये सारी और भी जो इसकी बातें हैं कि नुकसान तो नहीं पहुंचाएगा, टॉक्सिक तो नहीं है। तो जो भी सारी की सारी चीजें होगी वो हम इस ड्रग की करेंगे, और उसके बाद फाइनली जाके हम क्या करेंगे, इस ड्रग से एक पूरी की पूरी मेडिसिन क्या करेंगे, तैयार करेंगे। तो यहां पर आपने देखा कि ये जो सारी चीजें थी ये हमारी क्या थी, प्री फॉर्मुलेशन वाली थी, जो हमने किसी भी रॉ मटेरियल पे इस्तेमाल की, कब, जब हम उससे एक मेडिसिन बनाने जा रहे थे तब इस्तेमाल की। ठीक है, तो ये हमारा नॉर्मल यहां पर क्या होता है, इसका यूज होता है। चलिए अब हम समझते हैं अपनी फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज। तो देखो इस वर्ड से आपको समझ आ रहा होगा, फिजिको से हो गया फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल से हो गया केमिकल प्रॉपर्टीज। तो हम एक एक करके दोनों प्रॉपर्टीज को समझते हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में हमको पढ़ना क्या क्या है, पहले हम देखेंगे उसकी फिजिकल फॉर्म, क्रिस्टल होता है, अमॉर्फस होता है, पार्टिकल साइज, शेप, फ्लो प्रॉपर्टीज, फिर सॉलिबिलिटी प्रोफाइल हो गई, फिर प्रोफाइल के अंदर 3 चीजें आती हैं, फिर हमारा पॉलीमॉर्फिज्म। इसमें से बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो हम पहले पढ़ चुके हैं अपने 3rd सेम में, 4th सेम में, जैसे हमारे क्रिस्टलाइन सॉलिड, अमॉर्फस सॉलिड, पीके, पीएच, पार्टीशन कोफिशिएंट, पॉलीमॉर्फिज्म, पार्टिकल साइज, ये ऑलमोस्ट हम पहले से सारा कुछ पढ़ ही चुके हैं। तो अगर आपको और ज्यादा डेप्थ में जाना हो तो आप पहले वो चीजें सारी जाके देख सकते हैं। कुछ 1-2 चीजें और हैं जो हमने यहाँ पर एक्स्ट्रा डाल रखी हैं, क्योंकि ये भी आपकी प्रॉपर्टीज के अंदर आती हैं और ये भी आपके लिए काम आएंगी। जैसे चलिए फिजिकल प्रॉपर्टीज में पहले हम समझते हैं ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टीज। अब ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, सिंपल देखा जाए, देखो वर्ड से देखो, ऑर्गन्स प्लस लेप्टिक। ऑर्गन्स का मतलब होता है सेंसरी ऑर्गन और लेप्टिक का मतलब होता है लवर। यानी कि अगर सिंपल भाषा में बोलें तो ये ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो हम अपने सेंसरी ऑर्गन के द्वारा पता लगा सकते हैं। किसके द्वारा, अपने सेंसरी ऑर्गन के द्वारा। अब जैसे मान लो आपके सामने ये पेन है, यहाँ पर पेंसिल रखी हुई है, तो आप इसको देख के बता सकते हैं कि ये हमारी क्या है, पेंसिल है, ये हमारी क्या है, पेन है। ठीक है, देख के बता सकते हैं। तो ऐसी ही कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो हम किसी ड्रग मॉलिक्यूल्स को देख के बता सकते हैं। जैसे हमारा क्या है, कोई भी हमारे सामने ड्रग मॉलिक्यूल्स है तो हम उसका कलर देख के बता सकते हैं क्या है, फिर उसका ऑर्डर है ये हम सूंघ के बता सकते हैं, स्मेल करके बता सकते हैं, फिर उसका टेस्ट हो गया ये हम टेस्ट करके जीभ पे लगा के बता सकते हैं। देन उसका टेक्सचर हो गया यानी कि बनावट, जैसे मान लो ये चीज आपको दिख रही होगी तो आपको दिखेगी ये एक लंबी चीज है यहाँ पर, फिर आपको कुछ गोल चीज दिखी तो आप कह सकते हो ये एक हमारा सर्कल टाइप है। तो इस तरह आप उसके टेक्सचर यानी कि कैसा बनावट
बनावट है, कैसा बना है, और ये एकदम प्लेन है, इस पर कुछ कुछ डिजाइन बन रही है, तो ये सब चीजें भी आप क्या कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं। तो ये हमारे कहलाते हैं ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टीज। अब सच में कुछ टेस्ट करने मत चला जाना, ये सब सिर्फ बताने के लिए है, और इसलिए इसका नाम है क्योंकि इसको हम सेंसरी ऑर्गन द्वारा पता कर सकते हैं। समझ रहे हो ना, मैचिंग है। ऐसा नहीं है कि आप किसी भी ड्रग को टेस्ट कर रहे हैं और नुकसान हो जाए उसका, ठीक है। तो ये सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए है कि कैसे हम उसको टेस्ट, ऑर्डर, कलर और टेक्सचर, ये 4 चीजें हमारे ऑर्गेनोलेप्टिक में आती हैं। चलिए दूसरी हम प्रॉपर्टी यहां पर समझते हैं, क्या हमारी है, फिजिकल फॉर्म। अब फिजिकल फॉर्म क्या होती है, अब जैसे मान लो ये चीज है, फिजिकली हम इसको देख के या छूकर बता रहे हैं कि क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज का मतलब ही क्या है एक्चुअल में, कि हम उसकी ऊपरी रेखा यानी कि उसके अंदर क्या केमिकल लोचा चल रहा है, इस चीज को हम छोड़ दें तो उसका क्या है, कैसा फिजिकली है, देखने में कैसा है, छूने में कैसा है, ये सारी चीज हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज कहलाती हैं। बात करते हैं फिजिकल फॉर्म की, तो फिजिकल फॉर्म हम इसको देख के बता सकते हैं कौन सी स्टेट में है। जैसे तो मोस्टली हमारे जो ड्रग होते हैं किस किस में होते हैं, सॉलिड में, लिक्विड में, गैसेस में। लेकिन जो सबसे ज्यादा हमारी लगभग 70-80% जो हमारी दवाइयां होती है वो हमारी किस में होती हैं, सॉलिड फॉर्म में होती हैं। अब तो बहुत ज्यादा मतलब पेरेंटरल और ओरल भी चल रहा है, लिक्विड भी चल रहा है, लेकिन मोस्टली जो हमारी दवाइयां होती हैं वो किस में होती हैं, सॉलिड फॉर्म में होती हैं, पाउडर फॉर्म में होती हैं। रीजन क्या है इसके पीछे, देखो सिंपल सी बात है, कोई सॉलिड होगा तो वो हमारा जल्दी खराब नहीं होता है। दूसरा, उसको ट्रांसपोर्ट कहीं इधर उधर ले जा रहे हैं तो भाई आसान है। तीसरा, उसको बनाने में भी बहुत ज्यादा आसानी होती है, यानी कि उसको फॉर्मुलेट करेंगे जब हम किसी सॉलिड को या कोई पाउडर फॉर्म से हम कोई टैबलेट या कैप्सूल वगैरह बनाते हैं तो इतनी ज्यादा मुश्किल नहीं होती है। फिर ये स्टेबल भी होता है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, लो कॉस्ट होता है, यानी कि चीप होता है। इतना ज्यादा मतलब टैबलेट और ये बनाना हमारे किसी भी इंजेक्शन और ओरल डोजेज फॉर्म को बनाने से क्या होता है, आसान होता है, और कॉस्ट भी इसकी क्या होती है, सस्ता भी थोड़ा सा पड़ जाता है। अब समझते हैं मेन टॉपिक को। तो जो हमारा सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं या सॉलिड के जो ड्रग्स होते हैं हमारे, वो एक्चुअल में 2 पार्ट्स में पाए जाते हैं। एक हमारा होता है क्रिस्टलाइन फॉर्म और एक हमारा होता है अमॉर्फस फॉर्म। अब देखो मैं आपको सिंपल एक रियल लाइफ एग्जांपल बताता हूं जिससे आप इन दोनों को पहचानने में बहुत ही आसानी करेंगे। जैसे देखो क्रिस्टलाइन फॉर्म में सिंपल आप समझो, आप कोई ठोस चीज पकड़ लो, कोई ठोस सॉलिड, जैसे एग्जाम्पल ले लो, आपने कोई आयरन रॉड पकड़ ली या कोई आयरन की ऐसी ब्रेक पकड़ ली या आपने कोई वॉल पकड़ ली आयरन की, तो ये एकदम ठोस होते हैं और इनको आप ऐसे दबाओगे कुछ नहीं कर पाओगे। तो जो इस तरह के हमारे सॉलिड्स आते हैं ये हमारे क्रिस्टलाइन के अंदर आते हैं। बात करते हैं अमॉर्फस की, तो यहां पर कुछ ऐसे भी सॉलिड होते हैं जो इतने ज्यादा रिगिड नहीं होते, इतने ज्यादा ठोस नहीं होते। आप उनको अगर ऐसे करोगे तो हाँ थोड़ा सा दबेंगे भी वो, और आप अगर उनको कट करोगे तो इतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, कट भी वो आसाम से हो जाएंगे, और इतने ज्यादा मतलब रिगिड नहीं है। सिंपल सी बात क्या है, ज्यादा ठोस नहीं है। तो ये आपने ऐसे समझा। इसी तरह के कुछ हमारे ड्रग पार्टिकल्स भी होते हैं, यानी कि जो हमारे पाउडर फॉर्म या ड्रग्स जो टैबलेट कैप्सूल ये भी होते हैं, ये भी हमारे कुछ इसी तरह के पाए जाते हैं। कुछ हमारे क्रिस्टलाइन फॉर्म में होते हैं, कुछ हमारे अमॉर्फस फॉर्म में होते हैं। अब ये डिपेंड किस पे करता है, ये हमारा डिपेंड करता है उस पार्टिकल्स के इंटरनल स्ट्रक्चर पे। अब इंटरनल लैटिस या इंटरनल स्ट्रक्चर क्या होता है, जैसे मान लो ये हमारा एक पार्टिकल है और ये हमारा पार्टिकल्स है। अब ये ऊपर से तो आपको ऐसे दिख रहा है, लेकिन इसके अंदर भी तो कुछ ना कुछ होगा। जैसे हम ह्यूमन बीइंग्स हैं तो हम क्या करते हैं, हम बने किससे हैं, हम अंदर हमारे क्या है, ऑर्गन्स हैं, ऑर्गन सिस्टम के अंदर ऑर्गन्स हैं, ऑर्गन्स के अंदर हम सेल से मिल के बने हैं, यानी कि हम छोटी छोटी इकाइयों से मिल के हमारी पूरी इतनी बड़ी बॉडी बनी हुई है। सेम इसी तरह हमारा कोई क्रिस्टलाइन का मान लो सॉलिड है और ये अमॉर्फस सॉलिड है, तो इसके अंदर भी तो कुछ ना कुछ हमारे पार्टिकल्स होंगे, इसके द्वारा ही तो ये मिलके बना है। तो जी हाँ दोस्तों, ऐसे ही ये हमारे क्या होते हैं, कुछ पार्टिकल्स के द्वारा मिलके बने होते हैं। तो इसी के बेस पर हम डिसाइड करते हैं कि कोई हमारा सॉलिड जो ड्रग है वो हमारा क्रिस्टलाइन फॉर्म में है कि अमॉर्फस फॉर्म में है। चलिए अब समझते हैं हम डिसाइड कैसे करेंगे। तो यहां पर इनका ना अंदर का कुछ स्ट्रक्चर और सूटेबल लेटिस बनी होती है। लेटिस मतलब एक तरह पैटर्न सा बना होता है। तो जो हमारा क्रिस्टलाइन होता है वो हमारा कुछ इस तरह का होता है, और उसके अंदर जो आपको ये दिख रही होंगी ये आपको एक तरह से ऐसा लगेगा जैसे किसी घर की ईंटें से मतलब घर बनाए, यानी कि हर एक आपको बराबर दिखेगी और हर एक आपको प्रॉपर पैटर्न में दिखेगा। जैसे मान लो यहाँ पर इतना, फिर यही इतना, फिर इतना, फिर इतना, फिर इतना, मतलब एक पैटर्न सा चलता जा रहा है। ये चीज हमारी अमॉर्फस में नहीं होती। अमॉर्फस में क्या होता है, एक तो जो हमारे इंटरनल के जो एटम्स और जो हमारे मॉलिक्यूल्स हैं ये हमारे इक्वल साइज में नहीं है, जैसे हमारे इक्वल साइज में क्रिस्टलाइन में होते हैं। दूसरे, ये हमारे एक प्रॉपर पैटर्न में भी नहीं होते हैं। जैसे समझो, देखो कहीं कहीं हमारे ये बहुत छोटे छोटे हैं, कहीं कहीं ये हमारे बहुत बड़े बड़े पार्टिकल्स हैं, तो ये हमारा इनका क्या होता है, डिफरेंट होता है। तो आप ये समझ गए कि क्रिस्टलाइन फॉर्म और अमॉर्फस फॉर्म क्या होती है। अब हम समझते हैं कि आखिर हम इसके बारे में स्टडी क्यों कर रहे थे। देखो आपको 2 चीज जाननी है कोई भी प्रॉपर्टीज के बारे में, कि आखिर क्या मतलब वो चीज है क्या हमारी, और हम उसको पढ़ क्यों रहे हैं, मतलब एक्चुअल में उसका हमारा जो ड्रग सब्सटेंस है उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक
ठीक है, ये दो चीज़ों के बारे में हम यहाँ समझते हैं। चलिए कैसे देखते हैं। तो एक और बात जान लो कि जो हमारा इसका फिक्स इंटेंसिटी इसका हो गया नॉट फिक्स हो गया। इसका ना मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, थोड़ा सा फिक्स होता है, शार्प होता है। इसका क्या होता है, वाइड रेंज में होता है। कैसे, इसको समझो। लेट करो कि जो हमारा क्रिस्टलाइन है इसका हमारा क्या है 100 डिग्री सेल्सियस है इसका मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट, इसका भी हमारा क्या है 100 डिग्री सेल्सियस है। अब क्या होता है, इसका शार्प है। अगर मान आपको ये पता है थोड़ा आगे पीछे होता रहता है, ये नहीं है कि फिक्स 100 डिग्री है तो 100 डिग्री पे जाके ही वो पिघल जाएगा, थोड़ा सा आगे पीछे हो जाता है। तो लेट करो इसका 100 है तो मान लो कभी 99 पे हो गया, कभी 98 पे हो गया, 2 आगे हो गए, 2 मतलब पीछे हो गए, और मान लो इधर 101 हो गया, इधर 102 हो गया। तो इतना डिफरेंस यहाँ पर चलता है। लेकिन जो हमारे अमॉर्फस होते हैं इसमें हमारा डिफरेंस ज्यादा देखने को मिल जाता है। मान लो इधर 90 से 95 तक पहुंच गया और इधर हमारा 105 तक पहुंच सकता है। तो ये इधर क्या होता है, वाइड रेंज में हमारे इनके मॉलिक्यूलर वेट और ये वाले वेट हमारे मॉलिक्यूलर वेट हमारे पाए जाते हैं। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हमारे इनके वाइड रेंज में हो जाते हैं। सिंपल है। चलिए अब मेन देखते हैं एक्चुअल में। तो जो हमारे क्रिस्टलाइन वाले होते हैं, यानी कि जो हमारे क्रिस्टलाइन वाले होते हैं, ये हमारे क्या होते हैं, ज्यादा स्टेबल होते हैं। क्या होते हैं हमारे फ्रेंड, ये ज्यादा स्टेबल होते हैं। किनके मुकाबले जो हमारे अमॉर्फस वाले होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, लेस स्टेबल होते हैं। अब आप सिंपल देखो, कोई भी आप ड्रग पार्टिकल्स बनाओगे तो आप क्या चाहोगे, आपका ज्यादा स्टेबल हो। तो अगर हमको प्रॉपर्टीज में पता है कि ये हमारा क्रिस्टलाइन है कि अमॉर्फस है, तो हम इसको इजीली रिकॉग्नाइज कर सकते हैं और फिर हम इजीली जो है ज्यादा स्टेबल वाले को चुन सकते हैं। कोई कोई कंडीशन में हमको अमॉर्फस वाला भी चाहिए, क्योंकि इसमें और भी क्या होती है कि देखो इसकी जो हमारी सॉल्युबिलिटी होती है, क्या होती है इसकी सॉल्युबिलिटी, वो हमारी क्या होती है, कम होती है। लेकिन जो हमारा अमॉर्फस है इसकी सॉल्युबिलिटी क्या होती है, हमारी ज्यादा होती है। तो यहां पर इसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा है लेकिन इसकी स्टेबिलिटी कम है। यहाँ पर क्या होगी, हाँ लेस स्टेबल है। लेकिन इसमें जो क्रिस्टलाइन वाला है ये सॉल्युबिलिटी कम है लेकिन ये क्या होगा हमारा ज्यादा स्टेबल। अब सॉल्युबिलिटी क्या है ये आप भूले नहीं होंगे और मैं आपको आगे भी समझा दूंगा, बस ये आप इतना याद रखो। और बाकी ये हमारी किस चीज पे डिपेंड करती है, ये हमारी क्या करती है, जैसे कोई क्रिस्टलैनिटी होगी हमारी, तो ये हमारी क्या करेगा, हार्डनेस हो गया, डेंसिटी होगी, ट्रांसपेरेंसी, डिफ्यूजन, यानी कि कोई भी हमारा जो ड्रग पार्टिकल्स है वो कितना हार्ड है। अगर वो क्रिस्टलाइन होगा तो हमारा ज्यादा हार्ड होगा क्योंकि इसमें भाई ठोस भरे हुए हैं और में इसमें हमारे छोटे छोटे आपको दिख रहे होंगे इरेगुलर हैं और बीच बीच में इसमें वॉइड्स भी क्रिएट होते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाता है, कम रिजिड हो जाता है और कम हमारा हार्ड होता है। डेंसिटी की बात करें तो आपको पता है जो पूरा ठोस है उसका ज्यादा भारी होगा। ट्रांसपेरेंसी की बात करें, डिफ्यूजन की बात करें, तो ये भी हमारी कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो हमारी क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस चीजों पे डिपेंड करती हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो एक एग्जाम्पल हमारा है पेनिसिलिन जी। अब पेनिसिलिन जी हमारी एक टैबलेट फॉर्म में भी आती है। तो ये हमारी क्या करती है, जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं हमारी बॉडी में उसको ट्रीट करने के काम आते हैं। तो ये देखा गया कि जो हमारी पेनिसिलिन जी है वो हमारी अगर क्रिस्टलाइन फॉर्म में है तो वो ज्यादा स्टेबल है और अपना इफेक्ट जो उसका थेरेपेटिक रिस्पॉन्स है वो भी वो ज्यादा दिखाती है रेदर देन अमॉर्फस कम। यानी कि अगर वो अमॉर्फस फॉर्म में है तो उसका जो कम होगा थेरेपेटिक रिस्पॉन्स कम होगा, लेकिन अगर वो वहीं पर थेरेपेटिक रिस्पॉन्स ज्यादा होगा किसमें, क्रिस्टलाइन फॉर्म में। चलिए अब हम अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी समझते हैं। आई नो फ्रेंड्स ये वाला लेक्चर थोड़ा सा आपको बोरियत सा लग रहा होगा। रीजन क्या है कि सारी की सारी हमको प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ना है। अभी कुछ इंटरेस्टिंग भी आएंगी तो आपको थोड़ा मजा भी आएगा। तो हमको क्या समझना है, अपनी पार्टिकल साइज, पार्टिकल शेप और सरफेस एरिया, और ये हमारी कोई भी प्रॉपर्टीज पे मतलब कैसे इफेक्ट करती है हमारे ड्रग सब्सटेंस को। तो सिंपल समझो कि जो हमारी ये प्रॉपर्टीज हैं ये हमारी जो हमारे ड्रग है उसका जो बायोफार्मास्यूटिकल बिहेवियर है, यानी कि जो ड्रग है वो हमारी बॉडी पे जाके क्या इफेक्ट देने वाला है, उस इफेक्ट पर यानी कि उस थेरापेटिक रिस्पॉन्स पे क्या करते हैं, ये चीजें हमारी अफेक्ट करती हैं। कैसे करती हैं इसको समझो। पहले हम समझते हैं पार्टिकल साइज को। तो अगर आपसे कभी कोई पूछे पार्टिकल साइज होता क्या, आप डिफाइन कैसे करोगे, तो आप क्या कह सकते हो, कोई भी हमारा पार्टिकल है वो कितना डायमेंशन में है, उसके ये डायमेंशन क्या है, तो इसी चीज से आप उसको डिफाइन कर सकते हो। मान लो ये डायमेंशन हमारे छोटे छोटे हैं तो पार्टिकल साइज छोटा होगा, डायमेंशन हमारे बड़े हैं तो पार्टिकल साइज बड़ा होगा। सिंपल सी बात है। चलिए तो ये हमारी चीज कहलाती है पार्टिकल साइज वाली कहलाती है। अब हम समझते हैं कि ये पार्टिकल साइज हमारा आखिर अफेक्ट कैसे करता है। देखो जितना छोटा हमारा पार्टिकल साइज होगा उसकी सॉल्युबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। यानी कि आपको यहाँ एक बात पता लगा, कोई भी जो हमारा पार्टिकल साइज है वो हमारा सॉल्युबिलिटी पे क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है। समझाते हैं कैसे। अब लेट करो आप क्या कर रहे हो, सॉल्युबिलिटी क्या होती है एक्चुअल में, ये हमारा कोई सॉल्वेंट हो गया, ये हमारे सॉलिड पार्टिकल्स हो गए। तो हम इस सॉलिड को इस सॉल्वेंट के अंदर जितने ज्यादा डिसॉल्व कर सकते हैं उसके बाद हमारा जो सॉल्यूशन बनेगा, तो ये सॉलिड हमारे सॉल्वेंट में जितने ज्यादा डिसॉल्व होंगे वो उस कंपाउंड की क्या कहलाती है, सॉल्युबिलिटी कहलाती है। आप इस चीजों को पहले से जानते हैं, थर्ड फोर्थ में मैं बहुत बार इसको बता चुका हूं, तो इन चीजों को आप भूलना बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, हमेशा हमारे ये काम आएंगे जिंदगी भर। ठीक है, चलिए तो ये सॉल्वेंट हम जो सॉल्वेंट में मिला रहे हैं तो जितना मैक्सिमम
अमाउंट हम इस सॉल्यूट का इस सॉल्वेंट में मिला सकते हैं वो इस कंपाउंड की क्या कहलाती है, सॉल्युबिलिटी कहलाती है। तो अगर आप सिंपल सा जो कोई पार्टिकल्स हमारे ये बड़े बड़े पार्टिकल्स हैं, हम इस बड़े पार्टिकल्स को अगर इस पानी में डालते हैं तो ये क्या जल्दी घुलेंगे, इसके मुकाबले कि अगर हम यहाँ पर कोई छोटे छोटे पार्टिकल्स डालते हैं। इसका एग्जांपल रियल लाइफ में समझते हैं। आप लोगों ने एक चीज देखी होगी, एक हमारी होती है शुगर, चीनी होती है, उसके ऐसे ऐसे दाने होते हैं। एक हमारा शुगर पाउडर आता है जिसको हिंदी में बूरा बोलते हैं, बहुत जगह पे बूरा बोलते हैं, मतलब ऐसे पाउडर होता है, या आप चीनी को बिल्कुल पीस दो। तो अब क्या देखोगे, आप अगर चीनी को ऐसे डालते हो और मिलाते हो तो चीनी को मिलने में 4 से 5 मिनट लग जाएंगे अगर थोड़ी सी ज़्यादा है। और वहीं पर अगर आप इस पाउडर फॉर्म वाले यानी कि इस बूरे को यहाँ पे डालते हो, मिलाते हो, तो बस 1-2 बार करोगे यानी कि आपको 30 सेकंड या 1 मिनट लगेगा, आपका वो चीनी जो होगा, चीनी पाउडर पूरा अच्छे में मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपने क्या देखा कि जिसका पार्टिकल साइज हमारा छोटा होता है उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है, क्योंकि वो सॉल्युबल बहुत जल्दी हो जाएगा और ज़्यादा हो पाएगा। तो ये चीज़ हमारे यहाँ देखने को मिलती है कि पार्टिकल साइज अगर छोटा होगा तो हमारी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। ये समझ गए। अब हम देखते हैं कि हम जब कोई ड्रग पार्टिकल बनाते हैं तो उसमें कैसे काम आएगा। तो मैंने यहाँ पर आपको एक चीज़ बताई थी कि जब हम कोई ड्रग पार्टिकल मिलाते हैं तो वहाँ पर हम एक से ज़्यादा 2-4 चीज़ों को लेते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर हम ले रहे थे 1, 2, 3, 4। तो अगर इनके पार्टिकल साइज छोटे छोटे होंगे ना तो ये आपस में मिक्स बहुत अच्छी तरह हो जाएंगे। जैसे मान लो ये हमारे छोटे पार्टिकल्स हो गए ब्लैक वाले, और ये हमारे छोटे हो गए यहाँ पर, सॉरी ये ब्लैक हो गए, ये ब्लू। अब अगर इनको हम मिक्स करते हैं तो ये हमारे बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। ये ब्लैक हो गए, यहाँ पर हमारे ब्लू ब्लू हो गए। लेकिन अगर यहीं पर हमारे पार्टिकल साइज बड़े हैं, मान लो ये हमारे पार्टिकल साइज बड़े हो गए ब्लैक वाले, और ये हमारे यहाँ हम प्लस करते हैं ब्लू वाले बड़े पार्टिकल, तो आप इनको कितना भी मिक्स कर लोगे ना, ये हमारे इजी तरीके से और इजीली रिकॉग्नाइज हो जाएंगे, क्योंकि ये हमारे क्या है, इनके पार्टिकल साइज बड़े हैं और आप इसको अलग भी कर सकते हो आसानी से। तो यहाँ पर आपने देखा कि अगर हमारा पार्टिकल साइज छोटा होगा तो हम मिक्सिंग बहुत अच्छी से कर सकते हैं। और आपको ये चीज़ पता है कि अगर हम मिक्सिंग जितनी अच्छी करेंगे, कोई भी हमारा जो ड्रग पार्टिकल्स है वो हमारा उतना अच्छा बनेगा, उसकी स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा हो जाएगी। फिर एक चीज आती है हमारी फ्लो प्रॉपर्टीज के बारे में। अब फ्लो प्रॉपर्टीज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, तो हम उसको आगे ही देख लेंगे। तो अगर हमारी पार्टिकल साइज छोटा होगा तो हमारी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी, हम उसको मिक्स करने में आसानी से कर पाएंगे, उसकी फ्लो प्रॉपर्टीज ज्यादा होंगी। तो ये हमारी प्रॉपर्टीज हैं जो हमारी पार्टिकल साइज पे डिपेंड करती है। एक चीज और है हमारी कि जो हमारा पार्टिकल साइज है एक्चुअल में वो हमारा क्या करता है, सरफेस एरिया को भी इंक्रीज करता है। यानी कि अगर हम किसी का पार्टिकल साइज छोटा कर देते हैं तो उसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है। बट इसकी एक कंडीशन होती है कि जो हमारा वॉल्यूम है एक्चुअल में वो हमारा सेम होना चाहिए। वॉल्यूम मतलब समझ लो मैंने यहाँ पर छोटे छोटे ड्रग पार्टिकल्स दिए, ये मान लो मैंने एक ले लिया और ये हमारा 2 ग्राम का है। तो अगर मैं इसका साइज छोटा करता हूँ, मैंने मान लो यहाँ पर एक बीच में कट लगा दिया, तो ये हमारा क्या हो गया, ऐसे हो गया, ये ऐसा हो गया। इसका 2 ग्राम ही होना चाहिए। अब आप यहाँ पर देखो सरफेस एरिया क्या होता है एक्चुअल में, जो ऊपर की हमारी पूरी परत है यानी कि सरफेस का जो पूरा एरिया है, यानी कि अगर हम इसको ऐसे करके खोल दें यहाँ से तो ये हमारा कुछ इस तरह बन जाएगा, 1 2 3 4 इस तरह। तो जो हमारा ये एरिया है या ये लेंथ है, ये हमारी क्या कहलाएगी, इस पूरे का सरफेस एरिया कहलाएगा। यानी कि सरफेस के ऊपर का कितना एरिया है। तो अगर यहाँ पर मान लो ये 2 ग्राम है, वेट बता रहा हूँ मैं, वेट हमारा कांस्टेंट रहना है। अब मान लो मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी लेंथ नापी, कितनी निकली हमारी, करीब 4 सेंटीमीटर समझ लेते हैं। हम क्या समझते हैं, 1 सेंटीमीटर ये था। अब हमने इसको यहां से कट कर दिया, ठीक है। चलिए, तो अब कट करने के बाद देखो ये हमारा 1 सेंटीमीटर है, ये हमारा 1 सेंटीमीटर है, ये हमारा 1 सेंटीमीटर है, ये हमारा 1 सेंटीमीटर है। ऊपर हमारा ये कट हो गया तो हाफ सेंटीमीटर बचा। तो मान लो यहाँ मैंने हाफ ले लिया, 0.5 0.5 0.5 0.5। अब अगर मैं इन सभी को जोड़ता हूँ, देखो कितना बनेगा, 1 2 3 4 5 और 6। तो ये हमारा कितना बना, 6 सेंटीमीटर। ये हमारा कितना था, 1 1 1 1, कितना था हमारा, 4 सेंटीमीटर। तो यहां पर क्या हुआ, 2 सेंटीमीटर हमारा सरफेस एरिया क्या हो गया, बढ़ गया। यानी कि आप यहां पर एक चीज देख सकते हैं कि अगर हम पार्टिकल साइज को रिड्यूस करते हैं, हम इसको और छोटे छोटे में यहां पे कर देंगे तो ये चीजें और बढ़ क्यों रहा है, क्योंकि यहां पर हम इस अंदर वाले सरफेस को नहीं गिन रहे थे ना। लेकिन जैसे ही हमारा ये कट हुआ, 2 पार्ट्स में हुआ, हम ये अंदर वाले सरफेस को भी जोड़ने लग गए। तो इसी तरह होता है कि अगर हम किसी के पार्टिकल साइज को छोटा करते जाते हैं तो उसका सरफेस एरिया क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। मान लो ये हमारा एक बड़े बड़े पार्टिकल अगर हम छोटा करेंगे तो इस तरह ये पूरे पाउडर फॉर्म में आ जाएंगे और इनका सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। शर्त क्या है, ये हमारा कांस्टेंट। ऐसा नहीं है कि मान लो आप केवल इसको और केवल इसको मिलाओगे, तब तो भाई सरफेस एरिया इसका बढ़ा है, लेकिन हम इसको भी तो जोड़ेंगे क्योंकि ये बना तो ये दोनों के दोनों पार्ट बने तो इसी में से है ना। तो यहाँ पर वॉल्यूम जो हमारा है वो हमारा क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। अब
कुछ नुकसान भी हमारे, अगर पार्टिकल साइज छोटा होता है तो जैसे पार्टिकल साइज अगर ज़्यादा छोटा हो गया तो वो हीट के संपर्क में आएगा तो उससे उसको नुकसान हो सकता है। एटमॉस्फेयर में अगर आ गया तो मान लो लाइट हो गई, ह्यूमिडिटी हो गई, और ह्यूमिडिटी मतलब पानी वगैरह मॉइस्चर आ गया, तो इन सबसे वो हमारे छोटे पार्टिकल्स क्या हो सकते हैं, खराब हो सकते हैं। लेकिन जरूरी भी है, क्योंकि छोटे पार्टिकल्स होंगे तभी हम उसको सॉल्विटी बढ़ा सकते हैं, मिक्स कर सकते हैं और चीज़ों को बना सकते हैं। अब कुछ टेक्निक है जिनके द्वारा हम पार्टिकल साइज को डिटरमाइन कर सकते हैं, जैसे माइक्रोस्कोपी हो गया, सीविंग मेथड हो गया, लाइट स्कैटरिंग मेथड हो गया। तो इन सबको हम ऑटोमेटिकली मतलब पहले से पढ़ ही चुके हैं। मैं एक एक बता देता हूं, अगर कभी लॉन्ग में आ जाता है आप लिख सकते हैं। जैसे माइक्रोस्कोपी क्या है, हमने ये स्लाइड ली, स्लाइड के ऊपर हमने जो भी पार्टिकल था अपना वो एक यहाँ पे रखा, उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम एक मतलब स्केल की तरह लगा लेते हैं। हमने माइक्रोस्कोप से देखा, अगर मान लो ये हमारा पार्टिकल ऐसे देख रहा, यहाँ स्केल लगाया तो देखा इतने पार्टिकल के बीच में आ गया, ये हमारा 1 सेंटीमीटर का था या 1 माइक्रोन का था, तो हम कह सकते हैं कि ये पार्टिकल हमारा कितना है, 1 माइक्रोन है। तो इस तरह बहुत ही आसानी से हम माइक्रोस्कोपी मेथड से पता लगा सकते हैं। सीविंग मेथड क्या होता है, हमने क्या किया, इस तरह से हमने अलग अलग साइज के सीव्स लगा रखे हैं। हमको यहाँ एजिटेट करेंगे, पार्टिकल्स हमारा नीचे गिरता जाएगा, जो जिस साइज का होगा वो उसी स्क्रीन में फंस जाएगा, बाकी नीचे गिर जाएगा। तो इस तरह हम यहाँ पता कर सकते हैं। तीसरा हमारा क्या है, लाइट स्कैटरिंग मेथड। इसमें क्या है कि मान लो हमने ये पार्टिकल ले लिया, बीच में हमने क्या किया, यहाँ से क्या किया, एक हमने लाइट पास कराई इस तरह से, ठीक है। तो आपको पता है अगर कोई चीज बीच में आएगी तो उतने एरिया की हमारी लाइट क्या होगी, पास नहीं होगी, बाकी हमारी पास हो जाएगी। तो मान लो इतने एरिया की हमारी लाइट पास नहीं हो रही है, बाकी पूरा हमारा क्या होगा, उजाला उजाला। तो यहाँ पर जितने एरिया की हमारी लाइट पास नहीं हो रहा है उसको हम बाद में कैलकुलेट कर लेंगे। अगर ये 2 माइक्रोन 3 माइक्रोन है तो हम बता सकते हैं कि जो हमारा ये पार्टिकल है इसका साइज कितना है, 2 माइक्रोन है। कितने आसान हमारे मेथड, आप चाहो तो इनको लिख भी सकते हो अगर आपको बहुत ज्यादा लेंदी करना हो तो। चलिए, तो ये हमारा हो गया साइज वाला। शेप समझते हैं, पार्टिकल शेप क्या होगा यहाँ पर। तो देखो पार्टिकल शेप हमारा क्या होता है, कोई भी हमारा पार्टिकल है वो आखिर देखने में कैसा है, उसका ओवरऑल स्ट्रक्चर क्या है, उसका टेक्सचर क्या है, ये हमारा पार्टिकल शेप कहलाता है। जैसे ये हमारा सर्कल हो गया, या हम इसको स्फीयर शेप बोल सकते हैं, ये हमारा स्क्वायर हो गया, या हम इसको क्यूबिकल शेप बोल सकते हैं। तो इस तरह हम पार्टिकल शेप को आसानी से पता लगा सकते हैं। इसको भी हम माइक्रोस्कोप की मदद से देख सकते हैं। बस हमको माइक्रोस्कोप पे इस बार क्या करना है, वो स्लाइड पे हमने जो पार्टिकल रखा था उसकी जगह हम यहाँ पर क्या रख लेंगे, अपना जो भी होगा हम ऊपर से देखेंगे, इसका जो हमको शेप दिखाई देगा वो उसका शेप हो जाएगा, ठीक है। और इसका काम क्या है एक्चुअल में, कि ये हमारी जो फ्लो प्रॉपर्टीज होती हैं उसको अफेक्ट करती हैं। अब फ्लो प्रॉपर्टीज क्या है, इसको हम इसके बाद समझेंगे। सरफेस एरिया मैंने आपको बता ही दिया था क्या होता है, कैसे होता है। तो ये हमारी 3 प्रॉपर्टीज हैं जो हमारी क्या करती हैं, अफेक्ट करती हैं हमारी सॉल्युबिलिटी को, मिक्सिंग प्रॉपर्टीज को और फ्लो प्रॉपर्टीज को। चलिए, तो अब हम समझते हैं अपनी फ्लो प्रॉपर्टीज के बारे में। अब फ्लो प्रॉपर्टीज क्या होती है, जैसे मैं आपसे कहूँ, ऐसे तो सिंपल कहा जाए तो हमारा जो लिक्विड है वो इस तरह बह रहा है, तो ये उसकी फ्लो प्रॉपर्टीज है। लेकिन यहाँ बात की जाए अगर सॉलिड की, तो सॉलिड की क्या होगी कि मान लो यहाँ पे हमारा एक पाउडर, इस तरह हमारा पूरा का पूरा पाउडर है। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे इसको पाउडर को रख दिया, तो वो ऑटोमेटिक यहाँ पे क्या होगा, ऐसे हम इसको मतलब पाउडर को किसी रेलिंग पे चला रहे हैं किसी पे, तो पाउडर हमारा कैसे इस तरह फ्लो हो रहा है। यानी सिंपल सी बात है, कोई हमारा पार्टिकल यहाँ जो फ्लो हो रहा है उसी को हम क्या बोलेंगे, उसकी फ्लो प्रॉपर्टी बोलेंगे। और ये जितनी अच्छी होगी, हमारी जो प्रोडक्शन है वो हमारी क्या होगी, बहुत अच्छी होगी। रीजन समझो कैसे, मान लो हमने 2 चीजें मिलानी है, A प्लस B मिलानी है। अब अगर हम इनको मिलाएंगे तो हम क्या करेंगे, कोई ग्राइंडर मिक्सर लेंगे और उसमें क्या करेंगे, उसको इस तरह से मिलाएंगे पूरे में, सही बात है, राउंड राउंड ही तो करेंगे। तो हमने यहाँ A ले लिया, हमने यहाँ B ले लिया, दोनों को हम ऐसे राउंड राउंड करके हम इसको मिक्स करेंगे। अब मान लो कि अगर इनकी फ्लो प्रॉपर्टीज अच्छी होगी, क्या होगी, अच्छी होगी, तो ये पार्टिकल हमारे जो मूवमेंट है वो बहुत बढ़िया करेंगे, क्योंकि फ्लो प्रॉपर्टीज हमारी मूवमेंट पे तो डिपेंड है, जो हमारा इस तरह फ्लो हो रही हैं। तो अगर इनकी फ्लो प्रॉपर्टीज अच्छी है तो ये हमारे क्या होंगे, मूव बहुत बढ़िया होंगे। और जितने ज्यादा ये हमारे अच्छे से घूमेंगे, एक दूसरे के साथ घुलेंगे मिलेंगे, उतनी ही अच्छी हमारे कोई एक फाइनल प्रोडक्ट निकलेगा AB। और अगर इनकी फ्लो प्रॉपर्टीज खराब हैं तब क्या होगा, ये हमारा कहीं कहीं घूम गए, फिर एकदम रुक गए, फिर घूम गए, एकदम रुक गए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि जो हमारा प्रोडक्ट AB बनेगा, हो सकता है कि A की अमाउंट ज्यादा हो जाए, हो सकता है B के अमाउंट ज्यादा हो जाए, हो सकता है ये हमारे अच्छे से मिक्स ना हुए हों, A वाला हमारा ज्यादा मिक्स हो गया, B वाला मिक्स ना हुआ हो, अलग रह गया हो, आपस में अच्छे से घुले मिले ना हो। तो ये सारी प्रॉब्लम कॉज हो सकती है अगर हमारी फ्लो प्रॉपर्टीज क्या होगी, कम होगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर हम कोई मिक्सिंग करते हैं, कोई पार्टिकल्स बनाते हैं, कोई फॉर्मुलेट करते हैं, ड्रग नहीं बनाते, तो उसके लिए उसकी जो फ्लो प्रॉपर्टीज है वो हमारी क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। समझ रहे हैं ना। चलिए, तो ये हम जान गए फ्लो प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। अब हम यहाँ समझते हैं फ्लो प्रॉपर्टी जो हमारी होती हैं वो सिंपल अगर डिफाइन करेंगे तो क्या कर सकते हैं, इट इज एन एबिलिटी ऑफ अ पार्टिकल टू फ्लो, पार्टिकल्स का फ्लो होने की एबिलिटी, उसकी काबिलियत क्या हो गया, फ्लो प्रॉपर्टीज हो गई। किस किस चीजों पर ये डिपेंड करती है।
पहला हमारा आता है पार्टिकल साइज। तो ये मैंने अभी आपको बता दिया, मान लो ये पार्टिकल है, अगर ये बड़े बड़े होंगे बहुत ज्यादा तो ये आपस में दिक्कत क्रिएट करेंगे, लेकिन छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं वो हमारे क्या होंगे, इजीली क्या कर जाएंगे, फ्लो हो जाएंगे। जैसे एग्जांपल समझो, आप लोगों ने देखा होगा पाउडर वगैरह तो इतने ज्यादा नहीं, लेकिन कैरम पे पाउडर वगैरह होते कितने ज्यादा एकदम फ्लो करते हैं छोटे पार्टिकल यहाँ पर। दूसरे हम देखते हैं शेप। अब शेप को देखो, अगर मान लो कोई हमारा इस तरह का स्क्वायर का, तो ये हमारा फ्लो होने में दिक्कत करेगा भाई। सर्कल इसी के मुकाबले अगर हमारा कोई सर्कल वाला है वो एकदम फ्लो ऐसे चलता चला जाएगा चक्री की तरह एकदम क्लियर। तो यहाँ पर आपने देखा शेप है वो भी हमारा क्या करता है, इस फ्लो प्रॉपर्टीज में इफेक्ट डालता है। डेंसिटी की बात करते हैं। डेंसिटी होता है किसी का भारीपन। अब मान लो कोई हमारे पार्टिकल्स है वो ज्यादा डेंस है, एकदम एकदम भारी ज्यादा है, तो भाई उनकी मिक्सिंग प्रोसेस, उनके जो फ्लो प्रॉपर्टीज वो हमारी कम हो जाएगी। तो ये भी हमारे इस पर डिपेंड करते हैं। फिर हमारी आती है हाइग्रोस्कोपिसिटी। अब हाइग्रोस्कोपिसिटी क्या होती है, हमारी किसी भी मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने की क्षमता। इसको हम आगे अभी समझ लेंगे। चलो कोई बात नहीं, कुछ नहीं छोड़ेंगे, आपको सारा कुछ बताएंगे, डेंसिटी भी बताएंगे और हाइग्रोस्कोपिसिटी भी बताएंगे। ये आप समझ गए। चलिए, तो यहां मैंने सिंपल लिख दिया कि हमारी फ्लो प्रॉपर्टी जितनी ज्यादा अच्छी होंगी उसकी प्रोडक्शन मिक्सिंग उतनी ज्यादा होगी, और अगर फ्लो रेट या फ्लो प्रॉपर्टीज हमारी कम होंगी तो इसकी यूनिफॉर्मिसिटी जो मैंने यहां बताया, कभी कम कभी ज्यादा, तो वो हमारी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, चलिए अब जो हमारी फ्लो प्रॉपर्टीज है उसको हम तीन तरह से यहाँ डिटरमाइन कर सकते हैं। पहला हमारा क्या है, एंगल ऑफ रिपोज। दूसरा हमारा है यहाँ पर केर्स इंडेक्स, और तीसरा हमारा यहाँ पर क्या है, हॉर्सनर रेशियो, जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और जीपैट वगैरह में भी इनसे हमारे छोटे मोटे क्वेश्चन बन सकते हैं। पहले हम समझते हैं हाइग्रोस्कोपिसिटी क्या होती है। अब मैं आपसे कहूँ एक एग्जाम्पल अगर याद दिलाऊं, आप लोगों ने कभी देखा कि जैसे नमक वगैरह आप मान लो छोटी प्लेट में निकाल के ले गए, कोई मेहमान आया उसके लिए, और आपने क्या किया, उसको भूल गए, आपने कहीं बाहर रख दिया ऐसे ही खुले में। कुछ टाइम बाद आप देखेंगे कि जो हमारा नमक था ना वो थोड़ा थोड़ा आपको यहाँ पर गीला मिलेगा और पानी से भीगा हुआ मिलेगा। तो ये क्या हुआ यहाँ पर, एक्चुअल में क्या हुआ, एक और एग्जांपल बताता हूँ। मान लो कॉफी होती है, कैफे आपने देखा होगा, नेस्कैफे की कॉफी के छोटे छोटे पाउच सभी लेके आते हैं भाई। जो अमीर लोग हैं वो सही डिब्बा लेके आते होंगे, हम तो भाई लेके आए हैं पाउच वगैरह। तो अगर कभी पाउच ऐसा जो हमारा होता है, इसको हम यहाँ से कट करेंगे, निकालेंगे और इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, तो यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पर क्या होगा, छोटे छोटे आपको देखेंगे एक बैट प्रोडक्ट बन जाता है, यानी कि गीले से यहाँ पर आपको कैफीन के कुछ पार्टिकल मिलेंगे, कॉफी मिलेगी। तो यहाँ पर क्या हुआ एक्चुअल में कि जो हमारा ये पाउडर है, तो ये पाउडर क्या कर रहे हैं, जो हमारा एनवायरनमेंट है, आपको पता है एनवायरनमेंट में हमारे क्या प्रेजेंट होते हैं, मॉइस्चर प्रेजेंट होता है, यानी कि छोटी छोटी पानी की बूंदें प्रेजेंट होती हैं। तो ये पाउडर क्या करते हैं, इनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं फ्रेंड्स, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और जो कोई भी पाउडर है वो पाउडर जो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर रहा है, तो ये जो एबिलिटी है एक्चुअल में, यही हमारी क्या कहलाती है फ्रेंड्स, यही हमारी कहलाती है यहाँ पर हाइग्रोस्कोपिसिटी। यानी कि हम कह सकते हैं कि इट इज द एबिलिटी ऑफ एनी पाउडर टू एब्जॉर्ब द मॉइस्चर कंटेंट फ्रॉम द एटमॉस्फेयर और एनीथिंग, मतलब कहीं से भी वो मॉइस्चर को जो एब्जॉर्ब कर रहा है अपने अंदर, वही हमारी क्या कहलाता है, यहाँ पर हाइग्रोस्कोपिसिटी कहलाती है। अब ये हमारी फ्लो प्रॉपर्टीज पे कैसे इफेक्ट डालती है, अब सिंपल समझो, यहाँ पर सारे सूखे सूखे पाउडर हैं, वही फ्लो कर रहे हैं मस्त से। अब यहाँ पर चार ऐसे पाउडर हो गए, उन्होंने क्या किया, मॉइस्चर को कंटेन किया और वो गीले हो गए। अब गीले होंगे तो जाहिर सी बात है गीली चीजें आपस में चिपक जाती हैं, तो ये क्या होंगे, ये आपस में चिपक के यहाँ पर बल्क सा फॉर्म कर लेंगे। अब सिंपल मान लो ये अगर बल्क से फॉर्म हो जाएंगे, थोड़े चिपचिपे से हो जाएंगे गीले, तो क्या अब ये फ्लो कर पाएंगे अच्छे से, नहीं कर पाएंगे। और क्या अब इनके अंदर पूरी की पूरी वो एबिलिटी रहेगी कि ये अच्छे से मिक्स हो जाए एक एक अलग चीजों से, एक्सीपिएंट से और बाकी के एजेंट से, नहीं हो पाएंगे। तो ये रीजन होता है कि अगर हमारी हाइग्रोस्कोपिसिटी बढ़ जाएगी तो वहां पर क्या हो जाएगी, उसकी फ्लो प्रॉपर्टीज क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और ये हमारी होती क्या है, ये आप समझ गए होंगे, पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं, एनवायरनमेंट से मॉइस्चर को अटेन करके और अपने ऊपर को इस तरह एब्जॉर्ब कर लेंगे और फिर क्या हो जाएंगे, वो थोड़े से भारी हो जाएंगे, हैवी में जाएंगे, और ये हमारी कहलाती है हाइग्रोस्कोपिसिटी कहलाती है। ठीक है, चलिए अब अगर बात करें इसकी पहचान की, तो सिंपल सी बात है, आप देखने से भी किसी को बता सकते हैं कि ये हमारा थोड़ा गीला हुआ कैसा ना है। बाकी अगर आपको और बताना हो तो मान लो आपने क्या किया, प्लेट में आपने ये पाउडर लिया, कोई सूखा था, एकदम ड्राई पाउडर लिया, आपने इसको एनवायरनमेंट में रख दिया 1 घंटे के लिए। उसके बाद आप क्या करो, अब आप इसका वेट कर लो बाद में। तो अगर वेट हमारा बढ़ गया, अगर वेट हमारा बढ़ गया तो सिंपल सी बात है कि ये हमारा हाइग्रोस्कोपिक नेचर का है, कि इसने भाई मॉइस्चर कंटेंट को एब्जॉर्ब कर लिया। और अगर वेट हमारा नहीं बढ़ता है तो भाई सेम है, भाई सादा सिंपल है। और वेट बढ़ेगा क्यों, क्योंकि भाई पानी की बूंदें आएंगी, तो पानी की बूंदें आएंगी तो भाई पानी का भी तो कुछ वजन बढ़ेगा ना, ऑब्वियसली बात है। तो इसीलिए ये हमारे क्या हो जाते हैं, वेट मतलब गीले और हैवी मतलब थोड़े से भारी हो जाते हैं। तो ये हमारे सिंपल हो गया हाइग्रोस्कोपिसिटी। अब हम समझते हैं वन ऑफ द एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा डेंसिटी। अब डेंसिटी वैसे आप जानते हो, सिंपली देखा जाए
तो किसी भी लिक्विड वगैरह की हम डेंसिटी निकालते हैं, तो डेंसिटी कैसे निकालेंगे? सिंपल, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। अब वॉल्यूम आप सिंपल निकाल सकते हो किसी भी लिक्विड का, तो ये हमारी डेंसिटी होती है। लेकिन यहां पर आपको क्या है, किसी पाउडर की या किसी सॉलिड की डेंसिटी निकालनी है, तो आप कैसे निकालोगे? तो इसको हम यहां समझते हैं। लेट करो कि आपके सामने एक कोई पाउडर आ गया हमारे पास, यहां पर मैंने ले लिया 500 ग्राम पाउडर ले लिया। क्या ले लिया हमने यहां पर? 500 ग्राम पाउडर ले लिया। अब इस सिंपल पाउडर को हमें क्या कर देना है? पोर कर देना है। किसके अंदर? हमारे यहाँ पर कुछ मीजरिंग सिलेंडर हैं, हमने 500 ml वाले छोटे ले लिए। तो हमने क्या किया, इस 500 ग्राम यानी कि इस आधा किलो पाउडर को हमने क्या किया, इसके अंदर पोर कर दिया। अब हमने जब इसको पोर किया तो मान लो ये हमारा कहाँ तक भर गया, 400 ml तक क्या हो गया, फिल हो गया। अभी हमने सिंपल इसको डाल दिया और हमने कुछ नहीं किया। तो अब अगर हम इस पाउडर की डेंसिटी यहाँ निकालेंगे तो क्या निकलेगी? वेट हमारा था 500 ग्राम और ये हमारा कितना भर गया, यहाँ पर 400 ml तक हमारा ये इसने कवर कर लिया। तो ये हमारा आ गया यहाँ पर 400 ml, 0 से 0 कटे और ये इसको हम निकालेंगे तो हमारा कितना लगभग निकलेगा, 1.25 ग्राम पर मोल। तो ये हमारी क्या निकली, इसकी डेंसिटी निकली। कब निकली? हम मान लेते हैं इस पाउडर ए को, ए कंडीशन में जब हमने क्या किया, इसको यहाँ निकाल दिया। तो जो हमारी ये चीज़ कहलाती है, ये हमारी क्या कहलाती है यहाँ पर, बल्क डेंसिटी कहलाती है। आप सिंपल ऐसे समझो, ठीक है। चलिए अब मान लो ये हमारा यहाँ पर क्या था, 400 ग्राम भरा हुआ था। अब हमने, आपको एक चीज़ पता होगी, जब आप कभी आटा वगैरह अपने कंटेनर में निकालते होंगे बोरी से, तो बीच बीच में थोड़ी सी उसमें क्या हो जाती है, वॉइड्स बढ़ जाते हैं, हवा बढ़ जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, पोरोसिटी बोलते हैं, यानी कि बीच बीच में थोड़ी जगह। तो हम क्या करते हैं, उस कंटेनर को उठा के थोड़ा सा जमीन में धक धक करते हैं, और या ऊपर से हम बोल सकते हैं इसको हम अगर टैप कर दें, थोड़ा सा दबा दें, तो ये चीज़ हमारी क्या हो जाएगी, और ज़्यादा धंस जाती है जमीन में। तो मान लो अब ये हमारा कितना रह गया, 300 ml रह गया। और ये एक्चुअल में क्या होता है, ये होता ही होता है। आप कभी भी देखोगे ना पाउडर वगैरह को, कोई भी आप भरोगे, फिर आपको उसको धक धक करना पड़ता है, जिससे क्या हो जाता है, वो पाउडर हमारा नीचे बैठ जाता है थोड़ा सा। तो ये हमने क्या कर दिया, मान लो इसको हमने क्या कर दिया, यहाँ पर टैप्ड कर दिया, यानी कि इसको हमने थोड़ा सा दबा दिया। तो अब इसकी क्या हो गई, यहाँ पर 300 ml। अब हम निकालते हैं इसकी डेंसिटी। तो डेंसिटी में वेट तो 500 ग्राम था हमारा, और यहाँ पर हमारी वॉल्यूम कितना हो गया, 300 ml हो गया। तो अब अगर हम इसको कट करेंगे तो हमारा कितना निकल के आएगा, 1.63। ये हमारा करीब यहाँ पर क्या निकल के आएगा, पूरा का पूरा डेंसिटी निकल के आएगा। तो यहाँ पर आपके सामने दो वर्ड आते हैं। पहला आपके सामने आएगा बल्क डेंसिटी। बल्क डेंसिटी क्या है, आपने यहाँ से सिंपल उठा के इसको भर दिया पूरा का पूरा, और ये हमारे क्या है, बल्क डेंसिटी। और ये जो चीज़ हमारी क्या कहलाएगी, बल्क वॉल्यूम कहलाएगी। तो ये आपको समझ आ रहा है पहला। दूसरा हमारा क्या है, यहाँ पर टैप्ड डेंसिटी है। अब टैप्ड डेंसिटी में क्या हुआ यहाँ पर, सिंपल कि हमने इस पूरे पाउडर को थोड़ा सा टैप कर दिया था। तो टैप करने के बाद इसके बीच के जो भी वॉइड्स होंगे, हवा होगी, जो भी एक्स्ट्रा चीजें होंगी, वो हमारी इसके बाहर निकल चुकी हैं। निकलने की वजह से ये जो हमारी डेंसिटी कहलाएगी, क्या कहलाएगी, ट्रू डेंसिटी कहलाएगी। ठीक है, क्या कहलाएगी, ट्रू, यानी कि एक्चुअल में इतना ही अमाउंट हमारा आटे का है, या जो भी पाउडर है हमारा, उसका एक्चुअल अमाउंट इतना ही है, बाकी नहीं है। तो ये हमारी कहलाती है ट्रू डेंसिटी कहलाती है। तो यहाँ पर हमारे फॉर्मूला क्या बनेंगे, डी इज इक्वल टू मास अपॉन ट्रू डेंसिटी, और यहां पर हमारा क्या बनेगा, मास अपॉन हमारी बल्क डेंसिटी बनेगी। तो इस तरह हमारी डेंसिटी हम किसी भी पाउडर की निकाल सकते हैं। बल्क डेंसिटी यहां लिख दिया, टैप डेंसिटी यहां लिख दिया। टैप डेंसिटी को ही ट्रू डेंसिटी भी यहां बोलते हैं, क्योंकि वो हमारा ट्रू वॉल्यूम निकाल रहा था। यहां पर हम बल्क डेंसिटी को पोर डेंसिटी भी बोलते हैं, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, यहां पर सिंपल हम पोर कर रहे हैं, उसके बाद हम इसमें कुछ इंटरफेयर नहीं कर रहे हैं, इसको हम टैप वगैरह नहीं कर रहे हैं। तो ये हमारा बल्क डेंसिटी हो गया, ये हमारा ट्रू डेंसिटी हो गया, टैप डेंसिटी हो गया। अब आप सोच रहे होंगे ये क्यों निकल भाई, तो अभी थोड़ा सबर करो, अभी आपको आगे सारा कुछ इसके बारे में मिल जाएगा। तो दो चीजें थी हमारी, पहला हमारा था केयर्स इंडेक्स, दूसरा हमारा था हॉस्नर रेशियो। तो केयर इंडेक्स का फॉर्मूला हम देखें, या इसको हम डिफाइन करें तो क्या कर सकते हैं, इट इज द रेशियो बिटवीन द टैप डेंसिटी माइनस बल्क डेंसिटी अपॉन टैप डेंसिटी इनटू 100। दूसरा हमारे यहाँ पर आता है हॉस्नर रेशियो। इसमें हम क्या कर सकते हैं, टैप डेंसिटी अपना बल्क डेंसिटी। अब अगर हम इसको निकाल के देखें, थोड़ा सा मजा आएगा। तो केयर डेंसिटी में हम निकालते क्या, हमारे टैप डेंसिटी माइनस बल्क डेंसिटी। तो टैप डेंसिटी हमारी कितनी थी, 1.63 माइनस बल्क डेंसिटी हमारी यहाँ कितनी थी, 1.25 अपॉन हमारी यहाँ पर क्या है नीचे टैप डेंसिटी, यानी कि जो एक्चुअल है टैप डेंसिटी कितनी, 1.63 इनटू हमारा क्या है 100 है। तो अगर हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर क्या निकल के आएगा, केयर्स इंडेक्स का निकल के आएगा। उसी तरह हम यहाँ पर जब सॉल्व करेंगे तो हमारी क्या निकलेगी, बल्क डेंसिटी, टैप डेंसिटी अपॉन बल्क डेंसिटी। तो हम इसको डिफाइन करेंगे तो हमारा क्या निकल के आएगा, हॉस्नर रेशियो निकल के आएगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, जो आपने वहां वैल्यू निकालेंगे आप जो भी पाउडर की, बस आपको यहाँ पर पुट करनी है। उसके बाद जो भी इसका आउटपुट आएगा आपको क्या करना है, इस ग्राफ से या इस टेबल से आपको मिलाना है। कैसे, अगर हमारा केयर्स इंडेक्स 10 से कम निकल के आता है या 10 के इक्वल भी निकल के आता है, तो हमारी फ्लो प्रॉपर्टीज क्या होगी, बढ़िया होगी एकदम।
गुड कब होगी? अगर हमारा वो 11 से थोड़ा सा कम निकल के आता है या 11 से 15 के बीच आता है। फेयर कब होगी? 16 से 20 के बीच में फेयर होगी। पासेबल यानी कि ये हमारी काम चल जाएगा, इससे अगर इतनी डेंसिटी है तो ये पासेबल है। पुअर कब होगी? जब 26 से 31 हो, और वेरी पुअर 32 से 38 हो, और वेरी वेरी पुअर 38 से ज्यादा, यानी कि इतनी अगर इसकी कैर्स इंडेक्स निकल के आता है ये वाला, तो हम इसको फ्लो प्रॉपर्टीज में या इसको हम मिक्सिंग वगैरह के लिए यूज नहीं करेंगे। इसी तरह हमारे यहाँ पर हॉस्टनर रेशियो में होगा कि यहाँ पर भी हमने ये फॉर्मूला लगाया है, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये कुछ इस तरह वैल्यू निकलेगी। अगर 1 से 1.11 तक है तो एक्सीलेंट है, गुड है, फेयर है, पासेबल है। तो ये सारी चीजें यहाँ पर होती हैं। अब आप लोगों के लिए एक छोटा सा क्वेश्चन है, ये हमारा पाउडर ए है। अब आपको इस पाउडर ए का क्या बताना है? ये हमारा कैर्स इंडेक्स और हॉस्टनर, मैंने आपको यहाँ पर इतना लिख के बताया, आपको इसको सॉल्व करना है। देन आपको ये भी बताना है कि ये हमारा एक्सीलेंट है, गुड है, फेयर है, पासेबल है, वेरी पुअर है कि पुअर है कि वेरी वेरी पुअर है। ठीक है, आप ये करना जरूर, क्योंकि अगर आप इसको करेंगे ना आपकी थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी और मे भी आपको ये चीजें याद भी हो जाए जल्दी। ठीक है, तो याद तो आपको ये करनी पड़ेगी। तो ये हमारे होने की चीजें यहाँ पर हो गई। अब हमारी एक चीज और आती है फ्लो प्रॉपर्टीज में, वो हमारी आती है एंगल ऑफ रिपोज में आती है। अब एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है? इसको आप ऐसे समझो, कोई भी पाउडर आप मान लो कोई टेबल पे कहीं पे रखोगे तो आप कैसे रखोगे? आप उसको ऐसे करके रखोगे तो ये हमारा टेबल पे कुछ इस तरह का टीला टाइप बन जाएगा, जिसको हम यहाँ पर क्या बोलते हैं? पाइल फॉर्म में बोलेंगे, यानी कि एक इस तरह का हमारा पूरा का पूरा टीला सा बन जाएगा अगर हम किसी पाउडर को यहाँ पर रखते हैं। तो देखो ये हमारा पाउडर है, तो इसकी एक हमारी ये हो जाएगी, इसकी हाइट हो जाएगी, और ये हमारा इसका क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा, जिसको हम हॉरिजॉन्टल बेस बोल सकते हैं, जिसको हम इसकी लेंथ को हम क्या बोल देते हैं? आर बोल देते हैं। ठीक है, चलिए अब आपको करना क्या है कि इस पाइल से मिलाते हुए आपको एक इस तरह का एंगल खींचना है। यहाँ पर थोड़ी लाइन टेढ़ी हो गई, ये मैं ब्लैक पेन से करता हूँ, आपको इजीली दिखाई देगा। मान लो ये हमारा था, तो हमने क्या किया? एक इस तरह की लाइन खींची। एक आपको यहाँ हॉरिजॉन्टल बेस पे इस तरह की लाइन खींचनी है, जो भी आपका टीला हो। तो अब आपके सामने यहाँ पर एक एंगल जनरेट हो रहा है। तो जो हमारा ये एंगल है, ये एंगल हमारा क्या कहलाता है? यहाँ पर एंगल ऑफ रिपोज कहलाता है। समझे? तो एंगल ऑफ रिपोज आप समझ गए। जो भी कोई आप पाउडर वगैरह को रखोगे इस तरह से आपके टीला सा बनेगा, यहाँ आप ऐसे लाइन खींचो तो ये वाला जो बीच का चीज है हमारा क्या कहलाता है? एंगल ऑफ रिपोज कहलाता है। अब समझते हैं कि जो हमारा एंगल ऑफ रिपोज है ये आप निकालना तो सीख गए होंगे। निकालने के लिए एक फॉर्मूला है यहाँ पर tan थीटा इज इक्वल टू h/r। तो यहाँ पर क्या करना है? h में जो भी इसकी हाइट आप इस फाइल से यहाँ निकालेंगे वो आप यहाँ हाइट लिख देंगे। इसका जो एंगल है r, ये वाले जो बेस है ये आप लिख देंगे, और यहाँ हमारा tan थीटा है। तो वही वाला ट्रिग्नोमेट्री वाला थोड़ा हिसाब किताब लगा के आप यहाँ कर सकते हैं। आप इसकी जो एंगल है वो आप यहाँ पर निकाल सकते हैं। समझ गए होंगे? तो इस तरह हम यहाँ क्या करते हैं? अपना जो भी एंगल ऑफ रिपोज है उसको हम यहाँ फाइंड आउट कर लेते हैं। अब समझते हैं कि ये हमारा जो एंगल ऑफ रिपोज है ये हमारा कैसे डिपेंड करता है हमारी किस चीज पे? फ्लो प्रॉपर्टीज पे। तो देखो सिंपल सी बात है, अगर मैं आपसे कहूँ मान लो आप यहाँ पर एक पाउडर ऊपर से डालते जा रहे हो, और जब आप यहाँ पाउडर डाल रहे हो तो वो धीरे धीरे इस तरह पहले यहाँ पे थोड़ा सा आएगा, फिर और बढ़ेगा और बढ़ेगा, और ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर इस तरह रखता जाएगा, और यहाँ टीले से बनते जाएंगे। इस तरह हमारा पाउडर बन जाता है। समझ रहे हो? चलिए अब अगर मैं कहूँ यहाँ पर आप थोड़ा ऐसा रखो पाउडर जिसकी फ्लो प्रॉपर्टीज बहुत ज़्यादा है, मतलब अच्छा फ्लो होता है। तो मान लो आपने यहाँ पे एक पाउडर डाला, छोटा गिरा, फिर आपने और डाला, वो भी हमारा सरक के नीचे चला गया, और डाला वो भी हमारा स्लाइड हो गया और नीचे चलेगा, आपने और डाला वो भी हमारा स्लाइड हो गया और चला गया, और डाला वो हमारा स्लाइड होता गया, और डाला वो हमारा स्लाइड हो रहा है। मतलब वो एक के ऊपर एक ना आने के चक्कर में क्या हो रहा है? वो यहाँ पर स्लाइड हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि इसकी फ्लो प्रॉपर्टीज क्या है? ज्यादा है। मतलब वो क्या है? यहाँ पर एक बार डालते वो एकदम फ्लो हो जाता है और बहुत ज्यादा इस तरह फ्लो होता जा रहा है। तो अब आप यहाँ पर दोनों चीजों में अंतर देखोगे। इसकी फ्लो प्रॉपर्टीज हमारी कम थी, तो ये एक के ऊपर एक रखता गया, इसको ऊपर रख रहे हैं तो वो फ्लो नहीं हो रहा था, ऐसे फैल नहीं रहा था, ये हमारा फ्लो हो रहा था। तो अब अगर आप यहाँ पे इस तरह से एंगल निकालोगे तो ये हमारा कुछ इस तरह का एंगल है, इसको निकालोगे इस तरह से तो ये हमारा कुछ इस तरह का एंगल निकल रहा है। तो अब अगर आप यहाँ सीधा देखोगे फिजिकल रूप में तो किसका एंगल हमारा ज्यादा है? इसका एंगल ज्यादा है, और इसकी फ्लो प्रॉपर्टीज क्या थी? हमारी कम थी। इसका एंगल हमारा कम है तो इसकी फ्लो प्रॉपर्टीज क्या थी? ज्यादा थी। मतलब यहाँ आपको एक चीज समझ आ गई कि जो हमारा एंगल ऑफ रिपोज है वो हमारा जितना कम होगा, हमारी जो फ्लो प्रॉपर्टीज है वो हमारी क्या होगी? उतनी ज्यादा होगी। और ऐसा क्यों है? क्योंकि यहाँ पर अगर फ्लो प्रॉपर्टीज ज्यादा है तो हमारा पाउडर रुकता नहीं है, वो ऐसे सरकता चला जाता है, स्लाइड होता जाता है, और इसकी वजह से जो हमारा एंगल ये वाला बन रहा था, ये हमारा ये वाला एंगल था, ये एंगल था, वो हमारा क्या हो रहा है? कम होता जा रहा है। क्योंकि ये पाउडर नीचे बैठ रहा है, हमारा पाइल थोड़ा शॉर्ट हो रहा है, तो यहाँ पर ये एंगल हमारा क्या है? कम होता जा रहा है। तो यही रीजन है कि जो हमारा एंगल ऑफ रिपोज है हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है किसी की भी फ्लो प्रॉपर्टीज को निकालने के लिए। बहुत आसान है, बस टीला बनाओ। अगर एंगल हमारा कम बन रहा है तो सिंपल सी बात है फ्लो प्रॉपर्टीज ज्यादा है, और ज्यादा ऊंचा बन रहा है, कम नहीं बन रहा है तो उसकी फ्लो प्रॉपर्टीज क्या है?
कम है। और फ्लो प्रॉपर्टीज किस में काम आती है, मैं आपको पहले से बता चुका हूँ। तो ये हमारा हो गया एंगल ऑफ रिपोज यहाँ पर, और इसका भी मैंने यहाँ फॉर्मूला बना रखा है फ्लो चार्ट की फॉर्म में। अगर 25 से 30 एंगल ऑफ रिपोज आता है तो एक्सीलेंट है, और अगर 31 से 35 आता है तो थोड़ा सा गुड है, 36 से 40 आता है फेयर है। और फेयर मतलब कोई ऐड नहीं करना पड़ेगा। ऐसा भी होता है जैसे मान लो कोई हमारा पाउडर है, अब मान लो किसी की फ्लो प्रॉपर्टीज अच्छी नहीं है, तब हम क्या करेंगे, तो वहां पर बहुत सी हमारी ऐसी चीजें आती हैं जो हम उसमें मिक्स कर सकते हैं उस पाउडर में, और उसकी फ्लो प्रॉपर्टीज को बढ़ा सकते हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि हम पढ़ ही क्यों रहे हैं, हम पढ़ तो इसीलिए रहे ना कि अगर इसमें कोई कमी आती है तो हम उसको ठीक कर सकें। तो अगर इसकी फ्लो प्रॉपर्टीज ठीक नहीं होगी तो इसको हम क्या कर सकते हैं, फिर से हम क्या कर सकते हैं, फ्लो करा सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर अगर 41 से 45 आता है तो क्या पासेबल है, और 46 से 55 आता है तो पुअर है, फिर इसको हम बहुत ज्यादा मतलब वो काम करना पड़ेगा इस पे। तो इस तरह से हम ये तीनों की तीनों फ्लो प्रॉपर्टीज को पढ़ चुके हैं, कैसे काम आती है, क्या आती है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा, सॉल्युबिलिटी प्रोफाइल रहेगा। चलिए तो अब हम समझते हैं अपने सॉल्युबिलिटी प्रोफाइल के बारे में। देखो इसके अंदर हमको किसके बारे में पढ़ना है, सॉल्युबिलिटी के बारे में पढ़ना है। पढ़ना क्या हुआ है, सिंपल सा आप इतना समझो, कोई भी हमारा ड्रग सब्सटेंस है, कोई भी हमारा ड्रग सब्सटेंस है, सॉल्युबिलिटी क्या होती है। अगर आपसे सिंपल पूछा जाए तो मान लो ये हमारा एक ड्रग सब्सटेंस या एक्चुअल में कोई एपीआई है कम मात्रा में, जिसको हम क्या बोल देते हैं यहाँ पर, सॉल्यूट बोल देते हैं। अब यहाँ पर हमको करना क्या है, इस सॉल्यूट को हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर किसी सॉल्वेंट के साथ, किसके साथ, किसी सॉल्वेंट के साथ मिलाने वाले हैं, और देन जाने के बाद क्या होगा, यहां पर हमारा एक पूरा का पूरा सॉल्यूशन तैयार होगा। क्या होगा, हमारा पूरा का पूरा सॉल्यूशन तैयार होगा। तो यहां पर हम जो ये चीज सारे काम कर रहे हैं, सॉल्यूट जो सॉल्वेंट में घुल रहा है, मिल रहा है, इसी को हम टर्म को क्या बोलते हैं, यहां पर सॉल्युबिलिटी बोलते हैं। अब सॉल्युबिलिटी जरूरी क्यों है, आप सिंपल मैं आपसे एक बात पूछता हूं, मान लो आपको कोई दवा खानी है, पैरासीटामोल खानी है, तो आप पैरासीटामोल कैसे खाएंगे। ऐसा तो नहीं है मान लो आपने ये एक टैबलेट ली यहां पर सिंपल, और वो टैबलेट आपने जब बॉडी में ली तो वो डायरेक्ट टैबलेट आपकी नसों के अंदर पहुंच गई और वहां जाके वो टैबलेट अपना काम दिखा रही। क्या ऐसे होता है, बिल्कुल नहीं होता। टैबलेट क्या होगी, टैबलेट आपकी फिर एक सॉल्यूट की तरह काम करेगी। फिर वो टैबलेट क्या होगी, बॉडी के अंदर आप पानी के साथ खाते मान लो तो उसके साथ वो फ्लूइड में मिक्स होगी। मिक्स होने के बाद वो एक यहाँ सॉल्यूशन आएगा, वो एक सॉल्यूशन की तरह पूरी तैयार हो जाएगी। और जब एक ये पूरी सॉल्यूशन की तरह स्लरी फेज में पूरी तैयार हो जाती है, तब वो धीरे धीरे यहाँ से उसके छोटे छोटे पार्टिकल्स क्या होंगे, इस ब्लड वेसल्स के अंदर एब्जॉर्ब होंगे, और तब जाके वो हमारी किसी भी जो हमारा ब्लड है उस ब्लड के साथ मिक्स होगा, और देन वो हमारी पूरी बॉडी में क्या होगा, ट्रांसफर होगा, और फिर जाके अपना असर दिखाएगा। तो यहां पर आपने एक चीज देखी कि जो कोई भी हमारा ड्रग पार्टिकल्स है वो हमारा सीधी गोली या सीधा पाउडर हमारे इसके अंदर नहीं जा रहा है, वो एक लिक्विड फॉर्म में जा रहा है, यहां पर फाइनली कन्वर्ट हो गए, तो वो एक सॉल्यूशन फॉर्म में जा रहा है। किस में जा रहा है, एक सॉल्यूशन फॉर्म में जा रहा है। तो इसीलिए हमको क्या चाहिए कि कोई भी हमारा जो ड्रग एक्चुअल में है उसकी सॉल्युबिलिटी क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। अगर उसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी तो वो अच्छे से सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो पाएगा, और वो अच्छे से हमारी पूरी बॉडी में क्या हो पाएगा, पहुंच पाएगा। और ये हम जब यहाँ पर एक और चीज आती है, ये तो आपने इन विवो पढ़ा बॉडी के अंदर, लेकिन बॉडी के बाहर भी जब आप कोई भी सॉल्यूशन तैयार करते हो तो क्या करते हो, सॉल्यूट मान लो आपने आपको बनानी है लिक्विड डोसेज फॉर्म बनानी है, या आपको कोई भी सॉल्वेंट बनाना है, तो आप क्या करोगे, सॉल्यूट लोगे, उसको आप यहाँ पर एक लिक्विड सॉल्वेंट में या किसी में ऐड करोगे जो ज्यादा मात्रा में है, तब आप एक सॉल्यूशन तैयार करोगे, और वो सॉल्यूशन फिर आप किसी भी बॉडी में इंजेक्ट करोगे यहाँ पर। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है कि हमारा सॉल्यूट इस सॉल्वेंट के साथ या जो हमारे बाकी के अदर एक्सिपिएंट्स होते हैं उनके साथ में अच्छे से घुल मिल जाए, उनके साथ अच्छे से क्या हो, सॉल्यूबल हो। सॉल्यूबल का मतलब ही क्या है, सॉल्युबलाइज हो जाना, उसमें घुल मिल जाना अच्छे से। तो ये जितनी अच्छी होगी सॉल्युबिलिटी, कोई भी पार्टिकल हमारा ड्रग सब्सटेंस, उतनी अच्छी एक दवा बनेगा, उतना अच्छा मेडिसिन बनेगा, और उतना ही अच्छा हमारी बॉडी में क्या करेगा, जाके काम दिखाएगा। तो यहां पर आप समझे कि सॉल्युबिलिटी हमारे लिए क्यों जरूरी है। एक इंपॉर्टेंट फैक्टर समझ लो, सॉल्युबिलिटी जितनी ज्यादा होगी हमारी एब्जॉर्प्शन उतनी ही ज्यादा होगी। ये भी आप समझ गए होंगे, सॉल्युबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्जॉर्प्शन। अब एब्जॉर्प्शन क्या होता है, ये हमारी मान लो ब्लड वेसल्स है हमारी, इसके अंदर हमारा ब्लड जा रहा है, तो यहां से जो हमारा ड्रग पार्टिकल्स है वो इसके अंदर कितनी ज्यादा मात्रा में अंदर जा रहे हैं, तो हमारा ड्रग का इस ब्लड के अंदर पहुंचने की जो प्रोसेस है, इसी को हम क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन पहुंचते हैं। और ये हमारी जितनी ज्यादा होगी हमारे लिए उतना अच्छा है, क्योंकि एब्जॉर्प्शन जितनी ज्यादा होगी हमारा जो ड्रग पार्टिकल्स है वो हमारा उतना ज्यादा हमारे ब्लड में पहुंचेगा, और ब्लड में पहुंच गया एक बार तो हमारी पूरी बॉडी में ट्रांसफर हो जाएगा, और जिस जगह उस ड्रग की जरूरत है वहां भी वो पहुंच जाएगा। तो ये सारे काम हमारे यहां पर हम पढ़ते हैं सॉल्युबिलिटी के अंदर। अब देखा जाए तो सॉल्युबिलिटी के अंदर जितने भी हमारे फैक्टर हैं वो हम ऑलरेडी थर्ड सेम में डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आपको ऑन डेप्थ जैसे कभी एग्जाम वगैरह में सिर्फ सॉल्युबिलिटी पे दे देते हैं 10-12 नंबर का, तो आप पहले सॉल्युबिलिटी लिखना, उसकी डेफिनेशन लिखना,
टाइप्स भी लिख देना, सॉलिड सॉलिड, सॉलिड लिक्विड, हो सके इसका इंटरेक्शन मैकेनिज्म भी लिख देना, ये सब आप ऑलरेडी जानते ही हैं। उसके बाद हमारे कुछ फैक्टर थे, तो उसको हम 4th सेम में मेडिकेम में स्टडी कर चुके थे। जैसे हमारा आता है आयोनाइजेशन कांस्टेंट, तो हमने आयोनाइजेशन बहुत अच्छे से पढ़ा था पहले। फिर हमारा पार्टीशन कोफिशिएंट आता है यहाँ पर, और फिर हमारा यहाँ पर एक पार्टीशन कोफिशिएंट आता है, पीएच आता है। तो ये कुछ 2-4 चीजें हैं जो हमको क्या करनी है, सॉल्युबिलिटी प्रोफाइल के अंदर डिस्कस करनी है। चलिए सबसे पहले हम समझते हैं आयोनाइजेशन कांस्टेंट क्या होता है। तो आयोनाइजेशन क्या होता है, इसको अगर हम सिंपली बोलें तो कोई भी एक हमारा ड्रग है, वो अगर नेगेटिव या पॉजिटिव किसी भी चार्ज में टूट रहा है तो उसको हम बोलते हैं आयोनाइजेशन बोलते हैं। यानी कि सिंपल बोले, मान लो ये हमारा एक ड्रग था ए बी, तो हमने यहाँ पे इसको किया तो ये हमारा कैसे भी डिवाइड हो गया, ए नेगेटिव प्लस बी पॉजिटिव। तो यहाँ पर जो ये डिवाइड हुआ है तो ये हमारा एक अनआयोनाइड फॉर्म है, यहाँ पर ये आपस में जुड़ा हुआ कोई भी चार्ज नहीं है। और ये हमारे क्या है, ये इसके हैं आयोनाइड फॉर्म है, यानी कि ये आयोनिक फॉर्म में है। ये कैटायन सॉरी ये हमारा हो गया कैटा, ये हमारा हो गया एनाइन यानी कि नेगेटिव, और ये हमारा हो गया कैटायन हो गया पॉजिटिव चार्ज। बहुत लोग इसमें कंफ्यूजन होते होंगे, तो कैटायन हमारा होता है पॉजिटिव चार्ज वाला और एनाइन हमारा होता है नेगेटिव चार्ज वाला, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये जो चीज हो गई ये हमारी कहलाएगी आयोनाइड फॉर्म, और ये जो चीज है ये हमारी क्या कहलाएगी, अनआयोनाइड फॉर्म। तो आप ये समझ गए कि आयोनाइजेशन कांस्टेंट एक्चुअल में ये होता क्या है, अभी आप आगे और समझेंगे। अब ये समझो कि इससे फर्क क्या पड़ रहा है। तो देखो, जो हमारे ये अनआयोनाइड फॉर्म वाले जो भी हमारे ड्रग मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये हमारे क्या होते हैं, लाइपोफिलिक नेचर में हो जाते हैं। और लाइपोफिलिक होने की वजह से क्या होता है कि जो हमारे ब्लड वेसल्स है, यानी कि जिसके अंदर हमारे यहाँ पर ब्लड बह रहा है, फ्लो कर रहा है, तो जो ये चीज हमारी वेसल्स है ये हमारी क्या होती है, ये भी लाइपोफिलिक नेचर की होती है। तो जो भी ड्रग हमारे लाइपोफिलिक होंगे वो क्या कर पाएंगे, इसको इजिली क्रॉस कर पाएंगे और इस ब्लड के अंदर पहुंच पाएंगे। तो अनआयोनाइड फॉर्म होना बहुत जरूरी है जब हम किसी ड्रग को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, और उसको किसी सेल के अंदर, फर्दर कोई सेल है उसको भी हम डिवाइड करें तो वहां भी वो क्या होना चाहिए, अनआयोनाइड फॉर्म में होना चाहिए। तो ये यहां पर आप समझ गए होंगे, अनआयोनाइड फॉर्म में हो गए, ठीक है। चलिए अब समझते हैं ये आयोनाइड फॉर्म क्या होती है। तो आयोनाइड क्या होती है, एक तरह से इसकी मतलब एब्जॉर्प्शन, यहां पर ये एब्जॉर्प्शन आपकी पता चलेगी, एब्जॉर्प्शन क्या हो जाएगी इसकी, हाई। लेकिन जो आयोनाइड फॉर्म में अगर कोई ड्रग होगा तो उसकी एब्जॉर्प्शन क्या होगी, लो होगी, क्योंकि वो इसको क्रॉस नहीं कर पाएगा, समझ रहे हैं। लेकिन आयोनाइड फॉर्म होना भी जरूरी है। जरूरी क्यों है, देखो आयोनाइड फॉर्म का मतलब क्या होता है, इसका टूटना। तो आयोनाइड कब जरूरी है, जब ये हमारा ड्रग इसके अंदर पहुंच गया, यानी कि ये हमारा जब ब्लड के अंदर पहुंच गया उसके बाद इस ड्रग का आयोनाइड होना जरूरी है। क्यों, क्योंकि ब्लड के अंदर हमारे क्या प्रेजेंट होते हैं, प्रोटीन, एल्बुमिन, आपने सुना होगा ना एल्बुमिन, प्रोटीन बाइंडिंग वाला जो आपको किस्सा याद है ना, उसमें आप ये समझ जाएंगे कि जब हमारा ड्रग इसके अंदर पहुंच जाएगा तब वो प्रोटीन आयोनाइड में कन्वर्ट होकर वो प्रोटीन बाइंडिंग करेगा, और प्रोटीन के साथ बाइंड होकर तब जाके वो कहीं पर धीरे धीरे अनवाइंड होगा, अनआयोनाइड होगा, धीरे धीरे असर दिखाएगा। वो सब हम पहले ऑलरेडी 4th में कवर कर चुके हैं, तो बस यहाँ पर इतना बहुत है इसके बारे में। तो यहां पर आप ये चीज समझ गए कि दोनों ही चीजें हमारे लिए जरूरी हैं, आयोनाइड फॉर्म में होना, अनआयोनाइड फॉर्म में होना। लेकिन जो जब हम टेक करते हैं, यानी कि जब हम मेडिसिन को लेते हैं, तो उसका ये लाइपोफिलिक होना बहुत जरूरी है, तभी वो क्या करेगा, एब्जॉर्प्शन होकर हमारी बॉडी या हमारे सेल के अंदर एब्जॉर्ब हो पाएगा। तो यहां पर देखा जाए तो कोई भी ड्रग को जब हम बना रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं, उस टाइम पर उस ड्रग का अनआयोनाइड फॉर्म में होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, ठीक है। चलिए, तो ये हमारा इंपोर्टेंट हो गया। पीकेए अब चीज क्या है, तो पीकेए हमारी आयोनाइजेशन कांस्टेंट है, यानी कि ये चीज हमको बताती है कि कोई भी जो हमारा ड्रग है, यानी कि जो हमारा ये ड्रग पार्टिकल्स है, वो कितने पीएच, यानी कि आपको पता है हमारी बॉडी में फ्लूइड बहुत जगह प्रेजेंट है, ब्लड फ्लूइड है हमारा, फिर स्टमक में गैस्ट्रिक फ्लूइड हो गया, इंटेस्टाइन का फ्लूइड अलग होता है। तो अलग अलग वहां पर क्या होते हैं, हमारे पीएच भी अलग अलग होते हैं। तो ये जो हमारा पीकेए वैल्यू है, ये हमको क्या बताता है कि कोई भी जो हमारा ड्रग है वो कौन सी पीएच पे जाके डिसोसिएट होगा, यानी कि डिसोसिएट होने का मतलब क्या है कि वो हमारा अनआयोनाइज्ड फॉर्म से आयोनाइज्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, समझ रहे हो ना, अनआयोनाइज्ड से आयोनाइज्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाना। तो ये चीज हमारी यहां पर कहलाती है पीके वैल्यू, यानी कि पीके वैल्यू हमको बताती है कि कोई भी जो हमारा ड्रग पार्टिकल्स है वो कितने पीएच पे जाके डिसोसिएट होगा, कितने पीएच पे जाके डिसोसिएट नहीं होगा। इसके लिए हमारे एक साइंटिस्ट साहब थे हेंडरसन हैसेलबच, उनके द्वारा एक इक्वेशन दी गई है, हेंडरसन हैसेलबच इक्वेशन, और इसका यूज करके मतलब ये हमारे दो फॉर्मूले बने हैं, बहुत ज्यादा यूज, और आप इसको पहले और भी ज्यादा हम डिस्क्राइब में कर भी चुके हैं, वही सारी चीजें हैं, बस यहाँ पर डेवलप दे दी हैं, क्योंकि स्टार्टिंग है ना, तो आपको सारे कुछ प्रॉपर्टीज फिर से एक बार रिकॉल हो जाएंगी, बस आप इनका यूज करेंगे, आपको सभी ड्रग के बारे में सारी नॉलेज मिलती जाएगी। एसिडिक ड्रग के लिए हमारी होती है पीएच इक्वल टू पीके प्लस लॉग आयोनाइज्ड वर्सेस अनआयोनाइज्ड, बेसिक के लिए होती है पीएच इक्वल टू पीके प्लस लॉग अपॉन आयोनाइज्ड वर्सेस आयोनाइज्ड, ठीक है। चलिए, इनके लिए कुछ हमारी एनालिटिक टेक्निक्स भी दी, जैसे हमारा हो गया स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक डिटर्मिनेशन, पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन, इसमें हम क्या कर सकते हैं, पीएच वगैरह का पता लगा सकते हैं। तो ये सब नॉर्मल यहाँ पर चीजें हैं।
अब इसके लिए भी यहाँ पर एक मैंने चार्ट सा टेबल बना रखी है। जो हमारे बहुत ज़्यादा वीक एसिड होते हैं वो हमारे किसी भी पीएच पर अनआयोनाइज्ड फॉर्म में रहेंगे और इनकी जो पीके हमारी क्या रहेगी 8 से ज़्यादा रहेगी। मोडलिटी जो वीक एसिड होते हैं वो हमारे अनआयोनाइज्ड रहेंगे यहाँ पर गैस्ट्रिक पीएच में, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एसिड है तो ये सब मैंने बातें लिख दी हैं, ये बस आपको याद ही करनी पड़ेंगी, इसमें कोई वैसी चीज़ें नहीं है, ठीक है। चलिए दूसरी हमारी चीज़ आती है पीएच। तो पीएच की फुल फॉर्म क्या होती है? पावर ऑफ हाइड्रोजन, या हम इसको बोल सकते हैं पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। तो ये इसको बारे में भी हम पहले 5th यूनिट आपको याद हो, पीएच बफर एंड आइसोटोनिक सॉल्यूशन, याद है ना, सोरेनसन पीएच स्केल, उसमें हम इसको बहुत ज्यादा डिटेल्स में कर चुके थे। तो पीएच का सिंपल काम क्या होता है? कोई भी हमारा जो ड्रग पार्टिकल्स एक्चुअल में, तो जो हमारा ड्रग है वो हमारा एसिडिक है कि बेसिक है, इन दोनों चीजों को पता करने में काम आता है। 7 से छोटे हैं हमारे तो एसिडिक हो गए, 7 से बड़े हो गए तो हमारे क्या हो गए? बेसिक हो गए, और 7 पर है तो हमारे न्यूट्रल हो गए, जो हमारे क्या होता है? पानी होता है, H2O होता है। तो ये हमारा पीएच का पूरा काम होता है। अब ये भी हमारा क्या करता है? सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करता है, यानी कि सॉल्युबिलिटी बढ़ा भी सकता है और घटा भी सकता है, ठीक है। चलिए तो इसी चीज को हम यहाँ पर बोल सकते हैं। एक एग्जाम्पल मैं आपको इसका बता देता हूँ यहाँ पर, जैसे एस्पिरिन का एग्जांपल लेते हैं। तो जो एस्पिरिन की जो सॉल्युबिलिटी है उसको हम क्या कर सकते हैं? एल्कलाइन बफर को थोड़ा सा हम क्या कर सकते हैं उसमें ऐड करके, और उसकी सॉल्युबिलिटी को हम इंक्रीज कर सकते हैं। कैसे? देखो जो हमारा एस्पिरिन होता है यहाँ पर, तो एस्पिरिन क्या करता है? जो हमारे कम पीएच वाली जगह होती है वहां पर थोड़ी सी इरिटेशन कॉज करता है। हम इसको खाते हैं पेट वगैरह में थोड़ी सी, तो हम क्या करते हैं? वहां स्लाइटली एल्कलाइन बफर यूज कर सकते हैं, और ये हमारे क्या करेंगे? हल्का सा इसकी पीएच को क्या कर देंगे? हल्का सा थोड़ा सा ऊपर कर देंगे। और जैसे ये हमारा हल्का सा ऊपर हो जाता है इसका पीएच, ये हमारा क्या हो जाएगा? इसकी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। और सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी तो अपना ये असर क्या दिखाएगा? हमारी बॉडी में ज्यादा दिखाएगा। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं? हमने देखो यहाँ पर क्या किया? एल्कलाइन बफर का यूज करके हमने इसकी पीएच को थोड़ा सा रेज कर दिया और ऊपर बढ़ा दिया। उसकी वजह से क्या हुआ? जो हमारा एस्पिरिन है उसकी सॉल्युबिलिटी क्या हो गई? बढ़ गई। तो इस तरह हम इन चीजों को भी यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। अब एक टर्म यहां पर आता है डिसोल्यूशन। सॉल्युबिलिटी तो आप सबको पता होगा, अब डिसोल्यूशन एक्चुअल में है क्या? इस टर्म को मैं यहां आपको क्लियर कर देता हूं। देखो एक टर्म होता है, जैसे मान लो ये हमारा ये हमारे बड़े बड़े पार्टिकल्स हैं, किसके? सॉल्वेंट के। ये हमारे छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं सॉल्यूट के। तो यहां पर क्या होता है कि जैसे मान लो ये हमारा सॉल्वेंट है और ये हमारे सॉल्यूट है, तो जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स है वो हमारे जो सॉल्वेंट में जाके इनमें डिसॉल्व हो रहे हैं, मिल रहे हैं, तो वो कितनी जल्दी मिक्स हो रही हैं। देखो सॉल्युबिलिटी में क्या होता है? इनका अमाउंट कैलकुलेट किया जाता है कि मैक्सिमम कितने अमाउंट हमारे सॉल्यूट के हैं वो इस सॉल्वेंट में जाके मिक्स हो रहे हैं। लेकिन जो हमारा डिसोल्यूशन रेट होता है उसमें क्या मिक्स करते हैं कि ये हमारे कितनी जल्दी जाके डिसॉल्व हो रहे हैं। यानी कि देख रहे हो यहां हमारी बात हो रही है टाइमिंग की, और जो हमारी सॉल्युबिलिटी है वहां पर हम बात किसकी कर रहे थे? अमाउंट की बात कर रहे थे। तो ये हमारी यहां पर क्या कहलाती है? एक्चुअल में डिसोल्यूशन रेट कहलाता है कि कोई भी जो हमारा सॉल्यूट पार्टिकल है वो हमारा इस सॉल्वेंट के अंदर जाके कितनी जल्दी डिसॉल्व हो रहा है और कितने रेट से डिसॉल्व हो रहा है, कि 1 मिनट के अंदर में मान लो, या 10-100 सेकंड 50 सेकंड के अंदर मान लो कितना सॉल्यूट पार्टिकल हमारा इस सॉल्वेंट के साथ जाके डिसॉल्व होके, और उसने क्या मिक्स किया यहाँ पर? सॉल्यूशन बनाया यहाँ पर, ठीक है। तो ये चीज हमारी यहाँ पर क्या कहलाती है? डिसोल्यूशन रेट कहलाती है। और जिसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी भाई सॉल्यूशन ज्यादा बनाएगा और एब्जॉर्प्शन भी उसका ज्यादा होगा। एक हमारी यहां पर चीज और आती है, इसको हम बोलते हैं कॉमन आयन इफेक्ट। तो वैसे इसके बारे में हम ऑलरेडी जानते हैं, थोड़ा सा आप इतना समझ लो कि अगर कहीं पर कॉमन आयन इफेक्ट हो जाता है तो उस कंडीशन में जो हमारा पार्टिकल या ड्रग होगा उसकी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। रीजन क्या होता है? जैसे मान लो हमारे पास पहले से क्या प्रेजेंट है, एग्जाम्पल मैं समझाता हूँ। पहले से हमारे पास एसिटिक एसिड प्रेजेंट है, तो इसका फॉर्मूला ये है, और ये अनायोनाइज्ड फॉर्म में, ये हमारा आयोनाइज्ड फॉर्म में, तो ये इस तरह हमारा डिसोसिएट है। अब यहाँ पर क्या होता है? मान लो एक सोडियम एसीटेट यहाँ पर और आ गया, तो वो भी हमारे यहाँ डिसोसिएट हो जाएगा। तो वो भी क्या तोड़ेगा? हमारा यहाँ पर CH3COO नेगेटिव और यहाँ पर Na पॉजिटिव। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो हमारे दो आयन है ये हमारे क्या हो गए? एकदम सेम हो गए। तो सेम होने की वजह से क्या हो जाएगा कि इनकी यहाँ पर कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। और देखो यहाँ पर रिएक्शन होती है, एक फॉरवर्ड एक होती है बैकवर्ड। फॉरवर्ड क्या होती है? जब हमारी यहाँ से रिएक्शन इधर जाती है। बैकवर्ड क्या होती है? हमारी रिएक्शन इधर से इधर जाती है। तो अब क्या होगा? जैसे ही हमारे यहाँ पर ये चीज बढ़ जाएगी, हमारी रिएक्शन क्या है? वापस आने लगेगी, क्योंकि भाई यहाँ पर कंसंट्रेशन ज्यादा हो गई। आपको ये बता दो डिसोसिएट जो हमारे यहाँ पर होता है वो किस तरह होता है? ये मान लो AB है हमारा, तो यहाँ से जो A पॉजिटिव और B नेगेटिव बन रहा है, तो ये हमारा एक्चुअल में 50-50% होता है। पहले डिसोसिएट कितना होता है? 50-50%, जब तक इक्विलिब्रियम कंडीशन ना आ जाए। ये यहाँ की शर्त होती है। ये शायद आपको पता है, ना पता हो पता नहीं। तो ये हमारा इतनी तरह होता है। अब यहाँ पर मान लो एक कॉमन आयन हो गया, तो भाई ऑब्वियसली बात है यहाँ पर क्या हो गया? जो हमारे ये आयोनाइज्ड फॉर्म है इसकी कंसंट्रेशन बढ़ गई, और जब इसकी कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी तो हमारी रिएक्शन क्या होगी? वापस, यानी कि अब ये फिर से हमारे यहाँ पर अनआयोनाइज्ड में कन्वर्ट यहाँ पर होने लगेंगे। और जब हमारी ये बैकवर्ड जाएगी, इधर जाएगी रिएक्शन, तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा? इसकी जो सॉल्युबिलिटी है उस पर हमारा इफेक्ट पड़ेगा और सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी? हमारी
कम हो जाएगी। तो ये सिंपल हमारा कॉमन आयन इफेक्ट हो गया। अब हम समझते हैं पार्टीशियन कोफिशिएंट। तो पार्टीशियन कोफिशिएंट क्या होता है एक्चुअल में, ये मैं आपको ऐसे समझाता हूं और इसका यूज भी आप तुरंत समझ जाओगे। जैसे मान लो हमने क्या लिया, इसको मैं वैसे ऑलरेडी करा चुका हूं। एक मान लो हमने ये कंटेनर ले लिया यहाँ पर और इसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। इसमें हमने क्या भर दिया, ऑयल भर दिया, या मान लो ऑर्गेनिक फेज, या हम बोल सकते हैं लाइपोफिलिक। इसमें हमने क्या किया, पानी भर दिया, या हम इसको बोलते हैं एक्वस फेज बोल सकते हैं। इसको हम क्या बोलेंगे, हाइड्रोफिलिक बोलेंगे। ठीक है, दोनों चीज़ें हमने यहाँ पे भर दी हैं। मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये मान लो हमने यहाँ पर पानी भर दिया ब्लू कलर से, और इसमें हम क्या भर देते हैं, ब्लैक कलर से ऑयल भर देते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम क्या करेंगे, ड्रग, एक हमारे जो मेन एक्चुअल में ड्रग पार्टिकल्स हैं, पेंसिल से दिखा देता हूं, अब तो कुछ बता नहीं दे रहा, तो ये पेंसिल मान लो ड्रग पार्ट। तो हम क्या करेंगे, हम इसमें ये पूरा का पूरा पार्टिकल क्या करेंगे, मिक्स करेंगे, इसमें भी और इसमें भी। अब हम क्या करते हैं, इस दोनों पूरे को बहुत जोर जोर से हिला के और करीब हम मान लो अच्छे से इन दोनों को मिक्स कर देते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको 30 मिनट तक के लिए रख देंगे, इस तरह रख देंगे। अब हम क्या देखते हैं, 30 मिनट बाद हम इस चीज को अलग निकाल लेंगे और इसको हम क्या करेंगे, अलग निकाल लेंगे। अब हमने मान लो यहाँ पर देखा था कि हमारा जो ये ड्रग पार्टिकल्स था, ये हमारा टोटल मान लो 50 mg था, समझ गए। चलिए अब हम क्या करते हैं, अब हम दोनों को निकालने के बाद अब हम दोनों में इसकी अमाउंट को कैलकुलेट करेंगे। अब जिसमें इसकी अमाउंट ज्यादा हो गई वही समझ लेना कि वो हमारा क्या है, यहाँ पर अगर मान लो लाइपोफिलिक ऑयली नेचर का, मान लो यहाँ पर हमारा अगर ये 30 ग्राम निकल आया, मान लो ऑयली फेज में ये हमारा 30 ग्राम निकला और वाटर फेज में ये हमारा 20 ग्राम निकला, तो ये हमारा ऑयल फेज में ज्यादा डिसॉल्व हो रहा है, इसमें ज्यादा सॉल्युबल हो रहा है। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि जो हमारा ये पार्टिकल है, ये हमारा क्या हो जाएगा, लाइपोफिलिक नेचर का हो जाएगा। अब मान लो इसमें ने जाके 30 ग्राम वो हमारा वाटर में मिल गया था और ऑयल में सिर्फ 20 ग्राम मिला था। तो अगर पानी में 30 ग्राम घुल रहा है, इसमें से 20 ग्राम तो पानी में ज्यादा घुल रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, हाइड्रोफिलिक नेचर का हो जाएगा। समझ रहे हैं फ्रेंड्स। तो ये जो पूरा फिनोमेना है ये हमारा कहलाता है यहाँ पर पार्टीशन कोफिशिएंट, या हम इसको बोल सकते हैं डिसोसिएशन कांस्टेंट। और इसके द्वारा हम पता लगाते हैं कि कोई भी जो हमारा ड्रग पार्टिकल्स है वो एक्चुअल में लाइपोफिलिक है नेचर में कि हाइड्रोफिलिक है। इसके लिए फॉर्मूला होता है हमारा यहाँ पर पार्टीशन कोफिशिएंट है, ये हमारा है कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग इन ऑयल फेज और कंसंट्रेशन ड्रग ऑन वाटर फेज। यानी कि सिंपल समझो, जो मैंने यहाँ ऑयल रखा ये वाटर, तो हमने ड्रग इसमें घोला तो इसमें कितना निकला, यानी कि जो हमारा ड्रग का अमाउंट है, अमाउंट ऑफ ड्रग इन लाइपोफिलिक, या हम बोल सकते हैं ऊपर वाले फेज में ऑयली फेज, और यहाँ पर अमाउंट ऑफ ड्रग इन पानी फेज, वाटर फेज में कितना था। इन दोनों को हम डिवाइड करेंगे। अगर ये हमारा 1 आता है तो 1 आएगा, या 1 से मतलब ज्यादा आता है, 1 से बिल्कुल ज्यादा आता है तो हमारा ये क्या हो जाएगा, इसमें ज्यादा था। और अगर 1 से कम आता है तो हमारा इसमें ज्यादा था। ठीक है, तो ये हमारा सिंपल क्राइटेरिया होता है। इसको भी हम बहुत डिटेल्स में अगर आपको नोट्स लिखने हो तो 4th सेम की मेडिकेम के पहले यूनिट में आपको आयोनाइजेशन, पार्टीशन कोफिशिएंट और प्रोटीन बाइंडिंग, ये सारी चीज आपको मिल जाएंगी। अब हम समझते हैं अपना पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में। तो पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में आप एक चीज समझो, जैसे सिंपल देखो, आप क्या हो, अगर मैं आपसे कहूं आप क्या हो, एक ह्यूमन बीइंग हो, मान लो आप एक लड़के हो, बॉय हो, लेकिन आपके रोल क्या है, अलग अलग है। जैसे मान लो आप कॉलेज में पहुंचे तो आप क्या बन गए, एकदम स्टूडेंट बन गए, प्रोफेशनल बन गए। वहीं पर कॉलेज में आप क्लास बंक करके गए और अपने दोस्तों के साथ तो आप क्या बन गए, एकदम फुकरे टाइप इंसान बन गए, मस्त गालियां वालियों से बात कर रहे हो, दोस्तों के साथ घूम फिर रहे हो, इंजॉय कर रहे हो, पार्टियां कर रहे हो, सारे कर रहे हो। तो यहाँ पर आप एक खुली जिंदगी अलग ही जी रहे हो। फिर घर पर आए, घर पर आप क्या बन गए, एक छोटे से बेटे बन गए, बहुत से शरीफ, जो ना गालियां जानते हैं ना और कोई चीजें जानते हैं, जिसने मतलब कभी कुछ किया ही ना हो, इतने आप यहाँ पर सीधे साधे बच्चे बन गए। ठीक है, मम्मी से अलग थोड़ी तरह से बात करते हैं, थोड़ा सा खुल के बात कर लेते हैं, डर कम लगता है। पापा के सामने गए, मान लो कुछ लोग डरते हैं पापा से तो वो और ज्यादा थोड़ा सा डर के रह रहे हैं वहां पर। तो यहाँ पर आप देख रहे हो, आप अकेले हो लेकिन आप अलग अलग कंडीशन पे एक अलग अलग रोल यहाँ पर क्रिएट कर लेते हो। तो इसी तरह के हमारे कुछ, मैं नहीं कह रहा सारे, लेकिन कुछ हमारे ड्रग सब्सटेंस होते हैं। तो वो क्या करते हैं, कोई हमारी दवा मेडिसिन होती है, वो क्या करती है, इसी तरह अपना अलग अलग कंडीशन में क्या करती है, अपना रूप बदल लेते हैं, अपने क्रिस्टलाइन जो स्ट्रक्चर है उनको चेंज कर लेते हैं, और इस वजह से उनकी जो प्रॉपर्टीज है वो भी हमारी चेंज हो जाती है। जैसे मान लो स्टूडेंट कॉलेज में तो अच्छे से बात कर रहे हो, एकदम ड्रेसअप हो, एकदम फुल हो, घर पापा के सामने बहुत ही शरीफ, बहुत ही सीधे, थोड़े डरते हुए बात कर रहे हो, मम्मी से थोड़ा खुल के बात कर रहे हो, मम्मी ये करो वो करो, खाना दो जल्दी, वो दो। यहाँ दोस्तों के साथ हो तो फिर अलग ही बात चल रही है, थोड़ी गालियां भी निकल रही, सारा कुछ निकल रहा है। तो यहाँ पर आपकी प्रॉपर्टीज भी चेंज हो रही है, आपका क्राइटेरिया भी चेंज हो रहा है, आपके कपड़े से लेकर सारा कुछ आपका चेंज हो रहा है। इसी तरह हमारे कुछ ड्रग पार्टिकल्स होते हैं, वो क्या हो जाते हैं, एकदम अपना रंग रूप परिवर्तन सब कर लेते हैं। और ये जो ऐसे हमारे ड्रग्स होते हैं, जैसे कि मान लो ये हमारा कोई ड्रग है, यहाँ पे अलग बन गया, यहाँ पर अलग बी बन गया, यहाँ पर अलग बन गया,
सी, यहाँ पर एक अलग बन गया डी। तो जो इस तरह के हमारे ये अलग अलग इसके क्रिस्टल लैटिस या अलग अलग स्ट्रक्चर बन रहे हैं, इसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पर पॉलीमॉर्फ बोलते हैं। और ये जो पूरा फिनोमेना है, यहाँ पर ये पार्टिकल अपने आप को चेंज कर रहा है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में, ये पूरा फिनोमेना हमारा क्या कहलाता है? पॉलीमॉर्फिज्म। तो आई होप आप लोगों ने इससे अच्छा कभी पॉलीमॉर्फिज्म को नहीं समझा होगा, शायद ही कभी। तो ये हमारा पूरा का पूरा टर्म क्या कहलाता है? पॉलीमॉर्फिज्म। पॉली का मतलब होता है मैनी और फॉर्म का मतलब होता है फॉर्म, यानी कि एक से कई अलग अलग फॉर्म में वो क्या हो रहा है? हमारा कन्वर्ट हो रहा है। जैसे मैंने यहाँ एक लिख के भी बता दिया। और हो सकता है कि इसमें से कोई सी, मान लो ये हम पहले ये था, ये वाला ज्यादा स्टेबल हो, ये वाला कम स्टेबल हो। जैसे वही यहाँ पर आप लड़के हो तो सबसे ज्यादा खुश आप कब होगे? जब आप दोस्तों के साथ चिल कर रहे होगे, वो टाइम आपका एक अलग ही होता है, बहुत ज्यादा इंजॉयमेंट वाला होता है। फैमिली के साथ रहते वो एक अलग ही खुशी होती है। तो ये अलग अलग हो सकते हैं, कोई एक ज्यादा स्टेबल होगा, कोई कम स्टेबल होगा, ये सारी चीजें आपकी होती हैं। और ये सब जैसे मान लो ये हमारे पॉलीमॉर्फिज्म जो अलग अलग क्रिएट हो रहे हैं, इनकी वजह से हो सकता है उनकी मोल्टिंग पॉइंट, उनका पैटर्न, सॉल्युबिलिटी, स्टेबिलिटी, ये सब में भी अफेक्ट पड़ सकता है। तो ये भी हमको यहाँ क्या देखना है? अब हम पढ़ क्यों रहे हैं? क्योंकि अगर मान लो कोई हमारा ऐसा ड्रग है जो हम नहीं चाहते कि उसका यहाँ पॉलीमॉर्फिज्म बने या उसका स्ट्रक्चर चेंज हो, अगर वो हो जाता है तो उसका क्या हो जाएगा? यहाँ पर उसकी स्टेबिलिटी में कोई बदलाव हो सकता है, उसका थेरेपेटिक रिस्पॉन्स भी हमारा अलग हो सकता है, उसका मेल्टिंग पॉइंट खराब हो सकता है, बेलिंग पॉइंट खराब हो सकता है, उसका पैटर्न खराब हो सकता है। तो ये जो सारे के सारे टर्म्स हैं, इसलिए हम क्या करते हैं? पॉलीमॉर्फिज्म को स्टडी करते हैं। कुछ हमारे कंपाउंड हैं जो पॉलीमॉर्फिज्म को शो करते हैं। जैसे हमारे यहाँ पर क्या हो गया? क्लोरामफेनिकॉल हो गया, इंडोमिथासिन हो गया, सल्फेनोमाइड हो गया। बहुत लोगों ने इसको पहले से सुना भी रखा होगा। फिर हमारे कुछ बारबिचुरेट्स वगैरह होते हैं, वो भी इस चीज को शो कर जाते हैं हमारे, ठीक है। बाकी ये हमारे सॉल्युबिलिटी, स्टेबिलिटी, इन चीजों को ये अफेक्ट कर देते हैं। ये हमारे दो तरह के होते हैं यहाँ पर, एक हमारा एनियोट्रॉपिक है और एक हमारा यहाँ पर मोनोग्राफिक है। अब इन दोनों में अंतर क्या है? तो लेट करो, यहाँ पर आप थे, ये हमारा ए है और ये हमारा बी है। अब ये ए से बी में कन्वर्ट हो गया और बी से ये सी में कन्वर्ट हो गया, और कन्वर्ट हो रहा है और वापस भी ये आ सकता है, सी से बी में वापस आ गया, बी से फिर ए में आ गया। जैसे आप थे, आप स्टूडेंट गए, स्टूडेंट की तरह बॉय उधर चिल कर रहे हैं, सबकी तरह मतलब अलग अलग रूम में जा रहे हैं और वापस भी एक दूसरे में आप अंदर कन्वर्ट हो रहे हैं। तो ये जो कन्वर्जन कर सकते हैं, यानी कि जो रिवर्सेबल चेंज है, ये हमारा कहलाता है इनएनियोट्रॉपिक। फिर हमारा आता है मोनोट्रॉपिक। मोनोट्रॉपिक क्या है कि मान लो यहाँ पर अगर कोई ए बंदा था, वो अगर बी में कन्वर्ट हुआ तो फिर वो कन्वर्ट हो गया, अब वो वापस नहीं आएगा। मान लो किसी को लड़की वगैरह ने धोखा दे दिया, भाई देवदास बन गया। अब कुछ तो देवदास ऐसे बनते हैं, परमानेंट ही बन जाते हैं भाई, दाढ़ी मूंछ है, उनका दुख ही नहीं जा रहा है। तो ये मान लो जो परमानेंट चेंज हो गए, वो रिवर्स नहीं करेंगे अपनी कंडीशन में वापस, तो वो हमारा फिनोमेना क्या कहलाता है? यहाँ पर मोनोट्रॉपिक कहलाता है, ठीक है। तो आई होप ये हमारा सारा पॉलीमॉर्फिज्म वाला सिस्टम आप समझ गए होंगे। बाकी काम इसको हम पढ़ क्यों रहे हैं? क्योंकि अगर ये ज्यादा चेंज होता है तो इससे स्टेबिलिटी बदल सकती है, फार्माकोल एक्टिविटी खराब हो सकती है, ये सब चीजें हम इसके लिए यहाँ पर इसको स्टडी करते हैं। ड्रग के कुछ एग्जाम्पल भी मैंने आपको बता दिए थे। अब हमारा टॉपिक आता है यहाँ पर केमिकल प्रॉपर्टीज। तो देखो केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? कोई भी हमारा ड्रग पार्टिकल है जो हमने बनाया, तो यहाँ पर एक तरह से देखा जाए ना तो ये हमारी इनस्टेबिलिटी होती है। मान लो हमने एक यहाँ पे ड्रग पार्टिकल बनाया, एकदम सही है, लेकिन कोई केमिकल रिएक्शन होने की वजह से क्या हो गया? ये हमारा क्या हो गया? खराब हो गया, या ये हमारा एक तरह से क्या कह सकते हैं? डिग्रेडेशन हो गई, इसमें कोई चीज हमारी क्या हो गई? खराब हो गई। तो ये जो चीजें हमारी होती है वो किसी केमिकल रिएक्शन के द्वारा होती है, और यही सारे टर्म हमारे यहाँ पर लिखे हुए हैं। हाइड्रोलिसिस हो गई, ऑक्सीडेशन होगी, रिडक्शन होगी, रेसमाइजेशन, पॉलीमराइजेशन, और ये कहीं ना कहीं हमारे ड्रग पार्टिकल्स को क्या कर रही हैं? खराब कर रही हैं, ठीक है। चलिए अभी हम इसको आगे समझेंगे तो आप समझ जाएंगे। पहले आप ये समझो कि स्टेबिलिटी क्या होती है, आपके आगे भी काम आएगी अभी इसी वीडियो में। तो जैसे मान लो हमने ये एक पार्टिकल बनाया, ड्रग पार्टिकल, तो स्टेबिलिटी का बस इतना सा मतलब है कि जो हमारा ये पार्टिकल बना है, जो हमारा मान लो उस टाइम हमने फॉर्मुलेट किया है और 2 साल तक इसकी एक्सपायरी है, तो 2 साल तक ये पार्टिकल हमारा ऐसा ही का ऐसा होना चाहिए, इससे टच से मस ना हो, ना इसका कोई इफेक्ट खत्म हो, ना ये पार्टिकल हमारा गले, ना कुछ खराबी, मतलब कुछ इसमें खराबी होनी ही नहीं चाहिए। तो ये जो ऐसे टर्म होते हैं ये हमारे कहलाएंगे स्टेबल। अगर इसमें कुछ यहाँ पर चेंज हो गया तो ये हमारा स्टेबल नहीं होगा, और अगर कुछ चेंज नहीं हुआ तो ये हमारा क्या होगा? स्टेबल होगा। तो एक एक करके चलिए समझते हैं। यहाँ पर तो 5 प्रॉपर्टी दे रखी है, हाइड्रोलिसिस, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, रेसमाइजेशन, पॉलीमराइजेशन, और ये सब आप पहले से जानते ही हैं, बस आपको रिएक्शन यहाँ पढ़नी है कैसे। तो देखो इसका काम क्या है कि ये हमारे डिग्रेडेशन कर देते हैं ड्रग सब्सटेंसेस में, और अगर ये चीजें हमको पहले से पता होंगी तो हम इससे क्या कर सकते हैं? अपना प्रिवेंट भी कर सकते हैं, बचाव। पहला हमारा इसमें आता है हाइड्रोलिसिस। ये सबसे ज्यादा मोस्ट कॉमन होता है। क्यों होता है? रीजन समझो। जैसे मान लो कोई भी हमारा ड्रग पार्टिकल्स है इसमें, और अगर ये खुले एनवायरनमेंट में आ गया या कहीं पर आ गया, तो वहां पर क्या करेगा?
ये पार्टिकल पानी के साथ, यानी कि H2, आपको पता है एनवायरनमेंट में मॉइस्चर प्रेजेंट होते हैं, हर जगह पानी प्रेजेंट है, कहीं इधर उधर कोई पानी, मतलब एनवायरनमेंट का नहीं और भी कहीं से कोई पानी, तो यहाँ पर क्या करता है हमारा ड्रग सब्सटेंस इस पानी के साथ क्या कर लेगा, रिएक्ट कर लेगा, और इस पानी के साथ रिएक्ट होकर क्या हो जाएगा, उस ड्रग सब्सटेंस का कुछ मतलब स्ट्रक्चर बदल जाएगा या वो एक तरह से डिग्रेडेड हो जाएगा, और इस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि वो हमारा एक इनएक्टिव कंपाउंड होके, और हो सकता है कि वो हमारा क्या हो जाए, खराब भी हो जाए। पानी में लग के आप कहते हैं ना भाई पानी की वजह से ये चीज हमारी खराब हो गई। तो ये जो हमारे टर्म है ये हमारा हाइड्रोलिसिस के अंदर आता है। अब इसको हम थोड़ा रिएक्शन की फॉर्म में समझते हैं। तो यहां पर देखो ये हमारा ईस्टर, अमाइड और लैक्टम, ये तीन चीजें हैं जो हमारी मोस्टली क्या करती हैं, इस हाइड्रोलिसिस के मतलब संपर्क में आके खराब हो जाती हैं। ईस्टर मतलब कोई भी जो हमारा ऐसा ड्रग या दवाई जिसके लास्ट में हमारा एक ईस्टर ग्रुप जुड़ा हो, अमाइड ग्रुप जुड़ा हो या उसमें लैक्टम जुड़ा हो। लैक्टम्स हमारा दो चीजों से मिलकर बनता है, एक हमारा लैक्टेन होगा और हमारे यहाँ पर होगा अमाइड, यानी कि सिंपल कहें तो ये हमारे अमाइड के एक तरह से डेरिवेटिव होते हैं। तो जहां हम दो की रिएक्शन यहाँ पर और में देख लेते हैं। पहले हमारी आती है हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर। तो मान लो ये हमारा एक ईस्टर ग्रुप है, ये हमारा पानी, यहाँ पर वाटर है, तो क्या होगा, मान लो इस ईस्टर ग्रुप के साथ वाटर मिल गया, तो अब ये रिएक्ट कैसे करेगा, ऐसे समझो। यहाँ पर इसका जो ब्रेक डाउन होगा किसमें, O नेगेटिव R पॉजिटिव। यहाँ पर पानी हमारा टूटता है H पॉजिटिव OH नेगेटिव, तो यहाँ पर देखो ये H पॉजिटिव हमारा इस नेगेटिव के साथ अटैच हो जाएगा, ये नेगेटिव हमारा इस पॉजिटिव के साथ, और यहाँ पर ये इसके साथ बाइंड करके हमारा एक ईस्टर ग्रुप था वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे एक ईस्टर किस में कन्वर्ट हो गया, एसिड में, और ये हमारा पानी जो यहाँ पर लगा इसके साथ मिलके जो हमारा ROH निकला, यहाँ पर एक एल्कोहल भी हमारा क्या हो गया, डेवलप हो गया। तो यहाँ पर जो हमारा एक्चुअल ड्रग था वो हमारा एकदम बदल चुका है, उसमें कुछ ना कुछ कमी हो गई है और वो खराब हो चुका है एक तरह से, जो उसका काम है वो अब काम वगैरह नहीं करेगा। तो ये हमारी कहलाती है हाइड्रोलिसिस। यहाँ पर क्या हो रहा है कि कोई हमारा ड्रग सब्सटेंस पानी के साथ संपर्क में आके और वो क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। कुछ हमारे यहाँ पर एग्जाम्पल है ड्रग के, जैसे हमारा एट्रोपिन हो गया, प्रोकैन हो गया, एस्पिरिन हो गया, ये सब ड्रग आपको याद आ रहे होंगे, मेडिकेम में आपने सबका नाम सुना है। तो मान लो ये हमारे ड्रग हैं, ये हमारे इसके हाइड्रोलिसिस में ज्यादा संपर्क में आते हैं। फिर हमारे कुछ अमाइड हो गए, तो अमाइड का भी सेम इसी तरह रिएक्शन होगी, हमारा अमाइड ये कार्बोक्सिलिक एसिड और एक दूसरे अमाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। एग्जांपल जैसे हमारे कुछ बारबिट्यूरेट्स हो गए और डिब्यूटेन हो गए, तो ये हमारे कुछ इस तरह के ऐसे हैं जो हमारे हाइड्रोलिसिस रिएक्शन देते हैं। अब हमने कमी तो पढ़ ली, अब हमको क्या करना है, उसको प्रिवेंट करना है, ठीक करना है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, देखो एक कंडीशन तो ये है कि ये हमारा एनवायरनमेंट के मॉइस्चर के साथ संपर्क में आके खराब हो रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, इस ड्रग को ऐसे पैक कर सकते हैं जिसमें हमारा कोई भी मॉइस्चर कंटेंट ना आए, समझ रहे हो, यानी कि हम इसको ऐसे मॉइस्चर कर देंगे कि इसमें कोई वाटर कंटेंट ना आए। दूसरा हम बफर्स का यूज कर सकते हैं जिससे उसकी पीएच वगैरह ना बदले और वो सुरक्षित रहे। फिर एक काम कर सकते हैं, जैसे हमारा प्रोकैन हो गया, बेंजोकैन हो गए, और इन सब में अगर हम कैफीन की एडिशन कर दें तो हमारा ये मॉइस्चर से थोड़ा बच सकते हैं। रीजन क्या है, देखो कैफीन भी हमारा मॉइस्चर को कंटेन करता है, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करेगा, तो जो आसपास का एनवायरनमेंट का जो भी हमारा मॉइस्चर होगा वो क्या कर लेगा, ये कैफीन एब्जॉर्ब कर लेगा, और इस वजह से क्या होगा कि यहाँ पर प्रोकैन और बेंजोकैन ये हमारे क्या रहेंगे, थोड़े बहुत सेफ रहेंगे, समझ रहे हो ना। चलिए बाकी हम इसके केमिकल स्ट्रक्चर में थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। तो ये कुछ हमारे प्रिकॉशन है जो हम ले सकते हैं हम किसी भी ड्रग को बचाने के लिए। पैसे तो बहुत ज्यादा हैं, 2-4 मैंने यहाँ लिख के आपको बता दिए। अब देखते हैं हम अपनी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। तो ये भी हमारे बहुत ज्यादा कॉमन है और इसको तो सभी जानते हैं। ऑक्सीडेशन क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। रिडक्शन क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, मतलब इसका उल्टा कर दो तो हमारा रिडक्शन हो गया। तो ये भी हमारे कुछ कॉमन कॉज हैं जिसकी वजह से हमारा कोई भी ड्रग पार्टिकल्स है वो हमारा क्या हो सकता है, खराब हो सकता है। मैं एग्जाम्पल आपको यहाँ उसका दिखाता हूँ ऑक्सीजन का। तो ऑक्सीडेशन, तो यहां पर मान लो एक आपने पढ़ा होगा थर्ड सेम में रेंसिडिटी ऑफ ऑयल। तो यहां पर क्या है, जो हमारा खाना होता है, एक्चुअल में हम खाने की कोई चीज लेते हैं तो आपने देखा होगा 1-2 दिन बाद वो हमारी क्या हो जाती है, खराब हो जाती है, बासी हो जाती है। तो उसके पीछे रीजन क्या होता है, वो एनवायरनमेंट की ऑक्सीडेशन के साथ मिल मिल के धीरे धीरे क्या हो जाती है, रेंसिड हो जाती है, बासी हो जाती है, समझ रहे हैं ना। तो ये हमारी रेंसिडिटी ऑफ ऑयल हो गया। फिर कुछ हमारे पार्टिकल्स हो गए जैसे एल्डिहाइड, एल्कोहल, फिनॉल, एल्कलॉइड्स हो गए, फैट्स एंड ऑयल हो गए। तो ये चीजें हमारी ऑक्सीडेशन ज्यादा देती हैं। अब जैसे यहाँ ले लो एल्कोहल को ले लो, तो एल्कोहल की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हुई और इसने क्या कन्वर्ट कर दिया, कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी कि एल्कोहल से एक एसिड कन्वर्ट हो गया, ये भी थोड़ा सा डेंजरस हो गया। फिर हमारे कुछ हाइड्रोजन ऑफ ऑयल आते हैं, इसमें क्या होता है, रिडक्शन हो जाता है, यानी कि यहाँ पर हमारे जो ऑयल वगैरह उसमें कुछ रिडक्शन हो जाएगा और ये भी हमारे डिग्रेड हो जाएंगे। तो ये कुछ हमारी रिएक्शन है, कुछ हमारी चीजें हैं जो हमारी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में होती हैं और हमारा पार्टिकल जो है खराब हो सकता है। प्रिवेंट कैसे करेंगे, देखो ऑक्सीजन का सिंपल नाम है, हम क्या कर सकते हैं, एंटीऑक्सीडेंट कर सकते हैं। यहाँ पर एंटीऑक्सीडेंट का हम यूज कर सकते हैं जो इसको बचाएंगे, जैसे हमारे BHA हो गए, BTA हो गए। तो ये हमारे कुछ कंपाउंड्स हैं जो हमारे एंटीऑक्सीडेंट की तरह यूज करते हैं, जो हमारे ऑक्सीडेशन को रोकते हैं।
फिर मान लो कि किसी को अगर ऑक्सीडेशन रोकनी है, तो ऑक्सीडेशन रोकनी तो हम क्या कर सकते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट्स का यूज कर सकते हैं। तो ये हमारे क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट कर देंगे। जैसे एग्जांपल हो गया मेटाबाइस सल्फाइड हो गया। फिर हम क्या कर सकते हैं, कुछ कंटेनर, जैसे आजकल देखा होगा आपने, कुछ भी चीज पैक होती है तो वहां पर हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन की जगह नाइट्रोजन गैस को वहां पर फिल कर देते हैं, और उसकी वजह से वहां पर क्या होगा कि उसकी जो प्रिकॉशन है ऑक्सीडेशन होने की वो क्या हो जाएगी, बच जाएगी। अब देखते हैं हम यहाँ पर रेसमाइजेशन। तो देखो रेसमाइजेशन क्या होता है, जैसे मान लो आप लोगों ने पढ़ा होगा ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स वगैरह में, तो एक हमारा ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड होता है, और ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड की अलग ही कहानी होती है, थोड़ा सा मतलब वो अलग अलग अपना इफेक्ट दिखाते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि कोई हमारा एक ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड है, वो हमारा कन्वर्ट हो जाता है ऑप्टिकली इन एक्टिव कंपाउंड में। तो ये जो प्रोसेस होती है ये हमारी क्या कहलाती है, रेसमाइजेशन कहलाती है। हुआ कैसे, मान लो ये इसका कोई एक अलग मतलब एनहांसियोमर फॉर्म में है, तो ये एक अलग एनहांसियोमर फॉर्म में है, और ये कन्वर्ट किसमें हो गया, एक अलग एनहांसिव फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो ये जो हमारी चीजें होती हैं ये रेसमाइजेशन कहलाती हैं। अब होता कैसे है, जैसे मान लो कोई हमारा फैक्टर हो गया, जैसे टेम्परेचर हो गया, सॉल्वेंट हो गए, कैटलिस्ट हो गए, तो ये जैसे टेम्परेचर का ज्यादा इफेक्ट बढ़ गया, और या कोई कैटलिस्ट हमारा आ गया, ये बहुत ज्यादा डिपेंड करता है, और या लाइट वगैरह की प्रेजेंस अब्सेंस में, तो इन सब की वजह से क्या हो सकता है कि जो हमारा पार्टिकल है या जो ड्रग पार्टिकल्स है उसकी ये वाली जो प्रॉपर्टीज है ये हमारी क्या हो सकती है, चेंज हो सकती है। और अगर ये प्रॉपर्टी चेंज हो गई तो ये हमारे ड्रग पार्टिकल्स को नुकसान पहुंचाएगी, उसका इफेक्ट वगैरह हमारा चेंज हो जाएगा। तो ये चीज हमारी क्या कहलाती है, यहाँ पर रेसमाइजेशन कहलाती है। और इसके नुकसान क्या हो सकते हैं, हमारी जो फार्मेकोकाइनेटिक, फार्मेकोलॉजिकल और जो टैक्सोलॉजिकल प्रॉपर्टीज हैं ये हमारी चेंज हो सकती हैं। हो सकता है कि ये थोड़ा सा हमारे लिए जहरीला या नुकसानदायक भी होता है। ठीक है, चलिए एक एग्जाम्पल की यहां पर बात करते हैं। तो जैसे हमारा यहां पर एल एपिनेफ्रिन हो गया, तो जो हमारा एल नेफ्रिन और डी नेफ्रिन दो हमारे एनहांसियोमर फॉर्म है अलग अलग। तो जो हमारा एल वाला है जो हमारा क्या होता है 15 से 20 टाइम ज्यादा एक्टिव होता है हमारे डी एपिनेफ्रिन से। फिर एक हमारा यहाँ पर मीथाडोन हो गया, तो इसका एक आइसोमर तो हमारा ऑपियोइड एगोनिस्ट होता है और एक हमारा क्या होता है एनएमडीए एगोनिस्ट होता है। अब आपको यहाँ बताना, मैं यहाँ लिखने जा रहा, आपको बताना है कि कौन सा मीथाडोन का जो कौन सा आर या एस इसमें से कौन सा हमारा एनहांसियोमर है वो हमारा ऑपियोइड एगोनिस्ट शो करेगा, और दूसरा वाला तो हमारा अपने आप ही ये करेगा। ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ कमेंट में एक दो बातें आपको लिख के बतानी है। तो ये हमारी कहलाती है रेसमाइजेशन। चलिए तो अब यहां पर देखते हैं लास्ट पॉलीमराइजेशन। अब पॉलीमराइजेशन में क्या होता है यहां पर कि जैसे मान लो अलग अलग हमारे पार्टिकल्स हैं, ये हमारे अलग अलग दो चार पार्टिकल्स हैं, तो ये किसी रिएक्शन की वजह से क्या होता है आपस में अटैच होने लगते हैं, और अलग अलग जो आइडेंटिकल पार्टिकल्स होते हैं ये एक बड़ी सी चेन का रूप ले लेते हैं, और वो चीज क्या करती है फिर हमारे धीरे धीरे डिग्रेड करने लगती है, पार्टिकल्स हमारे क्या होने लगते हैं, खराब होने लगते हैं। तो इसको हम केमिकल डिग्रेडेशन भी बोलते हैं। तो ये जो प्रोसेस है ये हमारी क्या कहलाती है, पॉलीमराइजेशन कहलाती है। इसी प्रोसेस से हमारे जो पॉलीमर्स वगैरह बनते हैं बड़े बड़े, वो इसी प्रोसेस की मदद से बनते हैं। एग्जाम्पल के लिए ले लो एल्डिहाइड का डिग्रेडेशन। अब जैसे ये समझो कि जैसे मान लो कोई भी हमारा एल्डिहाइड वगैरह है, उसको जब आप लेग वगैरह इस तरह रख दोगे, ये हमारा है, तो वो आपस में अटैच होते होते धीरे धीरे क्या करेगा, व्हाइट व्हाइट से आपको कुछ वहां पर चीजें दिखाई देंगी। तो यहाँ पर ये हमारा क्या कर सकता है, ये पॉलीमराइजेशन कर चुका है, यानी कि ये जो एल्डिहाइड के पार्टिकल्स हैं ये आपस में ऐड होके एक मतलब पॉलीमर से फॉर्म कर चुके हैं। तो ये हमारी कहलाती है यहाँ पर पॉलीमराइजेशन। तो ये चीज भी हमारी क्या कर सकती है, हमारे ड्रग पार्टिकल्स को खराब कर सकती है। तो यहां तक हम लोगों ने अपना देख लिया है। अब हमारे टॉपिक क्या रह गए यहाँ पर, BCS क्लासिफिकेशन रह गया, ये हमारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर हम कुछ यहाँ पर स्टेबिलिटी देखेंगे कैसे कर सकते हैं क्या, और बस दो बातें और हमारा ये यूनिट जो अभी कंप्लीट हो जाएगी। चलिए तो अब हम समझते हैं अपना BCS यानी कि बायो फार्मास्यूटिकल क्लासिफिकेशन सिस्टम। ये एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, तो इसको आपको बहुत ही ज्यादा फोकस से और ध्यान से सुनना है। चलिए तो समझते हैं। तो देखो पहली बात समझो कि ये जो हमारा क्लासिफिकेशन है ये हमारा क्या करता है, ड्रग पार्टिकल जो हमारे ड्रग है उनको डिवाइड करता है, डिफरेंशिएट करता है 4 क्लासों में, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। और किसके बेस पे करता है, हमारा सॉल्युबिलिटी और परमिएबिलिटी के बेस पे। अब इन दोनों फैक्टर को आप समझ लो। सॉल्युबिलिटी क्या होती है, मैंने आपको बहुत बार बता दिया कि हमारा जो कोई भी ड्रग सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं वो हमारे सॉल्वेंट में डिसॉल्व होंगे। परमिएबिलिटी समझते हैं। तो देखो ये हमारा मान लो एक ब्लड वेसल्स है और इसके अंदर हमारे यहाँ पर क्या बह रहा है, ब्लड बह रहा है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर क्या है कि ये जो हमारी ये हमारी क्या होगी, एक तरह से लेयर मान लो या मेम्ब्रेन मान लो, ये हमारी क्या हो गई, मेम्ब्रेन मान ली। तो जो हमारे यहाँ से ड्रग पार्टिकल आया वो ड्रग पार्टिकल इसको कितनी अच्छे से क्या कर रहा है, क्रॉस करके अंदर पहुंच रहा है। परमिएबल का मतलब आप सिंपल समझो कि एक जगह से दूसरी जगह जाने को क्षमता, एबिलिटी, यानी कि हम सिंपल बोले यहां पर परमिएबिलिटी का मतलब क्या है कि इस मेम्ब्रेन को क्रॉस करने की एबिलिटी किसी भी सॉल्यूट पार्टिकल की या किसी भी ड्रग पार्टिकल्स की कहलाती है परमिएबिलिटी।
समझ रहे हो ना। परमेबिलिटी क्या हो गई कि यहाँ से कोई ड्रग हमारा कितनी आसानी से, कितने अच्छे से, कितना इजीली, कितना ज्यादा इस मेम्ब्रेन को क्रॉस करके इस ब्लड के अंदर पहुंच रहा है, तो ये हमारी कहलाती है परमेबिलिटी। अब अगर आपको एक चीज याद आ रही हो तो हमारा जो ड्रग इसके अंदर यहाँ पहुंच रहा था, इसको तो हम एब्जॉर्प्शन बोल रहे थे, और ये हमारी किसके द्वारा हो रहा है, परमेबिलिटी के द्वारा। मतलब यहाँ एक चीज समझ आ रही है कि अगर हमारी परमेबिलिटी ज्यादा होगी तो जो हमारा एब्जॉर्प्शन है वो हमारा क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, और एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा तो हमारी बॉडी के लिए और बढ़िया बात है, सिंपल सी बात है। चलिए, तो परमेबिलिटी और सॉल्युबिलिटी ये दोनों चीजें आपको अच्छे से पता चल गई। तो अब इस सिस्टम की बात करें यहां पर, तो ये हमारा यूएसपी द्वारा दिया गया, यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ फार्माकोपिया। जैसे आईपी इंडियन फार्माकोपिया है, वैसे ही हमारा यूनाइटेड स्टेट ऑफ फार्माकोपिया द्वारा है। अब इसमें होता क्या है, इसमें टोटल हमारी 4 क्लासें रखी गई हैं, और इन 4 क्लासों में कुछ इस तरह डिवाइड है कि जो हमारी क्लास 1 है इसमें क्या है, इसकी सॉल्युबिलिटी, क्लास 1 में जो भी हमारे ड्रग्स आएंगे उनकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी और परमेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। क्लास सेकंड में जो भी ड्रग्स आएंगे उनकी सॉल्युबिलिटी कम होगी, यानी कि जो घुलने की जो क्षमता है जो हमारी कम होगी, लेकिन जो परमेबिलिटी है वो हमारी क्या होगी, ज्यादा होगी। क्लास थर्ड में हमारे आते हैं सॉल्युबिलिटी तो ज्यादा होगी, लेकिन जो परमेबिलिटी है यानी कि जो हमारे ब्लड के अंदर ड्रग पहुंच रहा है वो हमारी क्या होगी, यहाँ पर कम होगी। क्लास 4 में आता है लो सॉल्युबिलिटी लेकिन लो परमेबिलिटी, और इसके एग्जाम्पल भी मैंने यहाँ लिख दिए जिससे आपको याद हो जाए। तो बस अब आपको क्या करना है, इस चार्ट का आप रट्टा लगा लो या कुछ भी लगा लो, आपको ये चीज हमेशा याद होनी चाहिए, भूलना नहीं है। तो मैं इसके लिए आपको एक ट्रिक बता देता हूं जिससे आपको ये चीज हमेशा याद रहेगी। कैसे, चलिए ऐसे समझते हैं। मान लो मैंने यहां पर इस तरह ये 4 बना लिए, ये और एक और हमारा आएगा यहां पर ये हमारी क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4। ये तो आप भूलोगे नहीं। चलिए, अब आपको मेरे 2 दोस्तों का नाम याद रखना है। एक मेरे दोस्त का नाम है सिजान, तो सिजान से आप यहाँ क्या बना दोगे, एस। एक मेरे दोस्त का नाम क्या है, प्रदीप, और प्रदीप से आप यहाँ क्या बना दोगे, पी, यानी कि एस पी। ये चीज आप यहाँ पर क्या करोगे, लिख दोगे। अब आप देखो, एस से हमारी क्या है, सॉल्युबिलिटी है, सिजान ही मतलब पेपर में फाइनल मत लिख देना, और पी से हमारे प्रदीप नहीं, पी से हमारी क्या है यहाँ पर परमेबिलिटी है। दोनों चीजें आप पता चल गई। तो आप नाम से कैसे याद रखोगे, एस पी, यानी कि एस फॉर सॉल्युबिलिटी, पी फॉर परमेबिलिटी। अब आप ऐसे समझो कि यहाँ पर हमारा दोस्त सिजान है, वो गया प्रदीप के पास। क्या गया, प्रदीप के पास। प्रदीप थोड़ा सा बिजी था, क्या था, थोड़ा सा बिजी था। अब इसने इससे कोई चीज मांगी, क्या इससे कोई चीज मतलब मांग रहा है, बार बार मांग रहा है, और ये प्रदीप है थोड़ा सा बिजी है तो दे नहीं पा रहा, लेकिन इसने सुन ली है। तो मान लो इसे वो चीज देनी, मान लो ये इससे कोई कॉपी मांग रहा है, क्या मांग रहा है, नोटबुक मांग रहा है, मान लो नोट्स बनाने के लिए, सिंपल है। चलिए, तो अब यहाँ पर क्या है, एकदम सिजान इससे कहता है, ये थोड़ा सा बिजी था तो सिजान गुस्से में कहता है, ओ हेलो हेलो। तो क्या देखा उसने, क्या बोला सिजान ने, ओ हेलो हेलो। क्या बोला उसने, ओ हेलो हेलो। क्या बोला, हेलो हेलो। तो आप इस तरह लिख दोगे, हेलो हेलो। क्या लिखोगे, हेलो हेलो। फिर प्रदीप सुन लेता है तो वो कहता है, हाँ हाँ लो। मतलब उसे इसने सुन लिया था कि कॉपी मांग रहा है बार बार, तो लेकिन थोड़ा सा बिजी था, वो कहता है हाँ हाँ लो। तो क्या कहता है प्रदीप, हाँ हाँ लो। तो यहाँ पर देखो 2 काम हुए, सिजान कहता है भाई हेलो हेलो, तो यहाँ प्रदीप कह रहा है हाँ हाँ लो। तो इस तरह आपको ये 4 टर्म याद रखने हैं, हेलो हेलो और हाँ हाँ लो, हेलो हेलो और हाँ हाँ लो। सिजान ने बोला, एस ने बोला हाँ हाँ हेलो हेलो, और पी ने बोला हाँ हाँ लो। अब बस जहाँ पे है वहां से आपको क्या लिखना है, हाई, और यहाँ पर लो है वहां से लो बन ही रहा है, एच फॉर हाई, लो फॉर लो, एच फॉर हाई और लो फॉर लो। तो ये ट्रिक है, बस आपको थोड़ी सी 1-2 बार ट्राई करनी है, और ये बहुत ही ज्यादा आसान है। आप चाहो तो इन वर्ड का रट्टा भी लगा सकते हो, हेलो हेलो हाँ हाँ लो, हेलो हेलो हाँ हाँ लो। तो हेलो हेलो हाँ हाँ लो। तो इस तरह आपको पता चल जाएगा जो क्लास फर्स्ट के हमारे जो भी ड्रग्स होते हैं उनकी सॉल्युबिलिटी हाई होगी और परमेबिलिटी हाई होगी। क्लास सेकंड के जो हमारे होंगे कि लो हाई, क्लास थर्ड के जो होंगे हाई लो, क्लास फोर्थ के होंगे लो। तो इस तरह आप चारों की चारों क्लास के यहाँ पर एक टेबल पूरा बना सकते हैं, और बहुत ही आसान तरीके से आप चाहो तो यहाँ अपने दोस्तों को कुछ भी आप मतलब कर सकते हो। तरीका मैंने आपको बता दिया किस तरह आपको याद रखना है, हेलो हेलो हाँ हाँ लो। तो इस तरह आपको ये चीज पूरी की पूरी यहाँ पर याद रहेगी, और एग्जाम्पल आपको यहाँ याद खुद ही करने पड़ेंगे। क्लास 1 का है मेटाप्रोलोल, क्लास 2 का है एसिक्लोफेनिक, क्लास 3 का है सिमेटाडीन, और क्लास 4 का है बिफोनेंदाल। तो ये हमारे 4 यहाँ पर ड्रग हो गए, उनके एग्जाम्पल हो गए। अब हम थोड़ा थोड़ा इनके बारे में यहाँ पर समझते हैं।
तो ये तो मैंने आपको समझा ही दिया कि अगर परमिटिविटी ज्यादा होगी तो उसका एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा। तो पहले देखो इसके हाई दोनों चीजें हमारी हाई हैं, तो ये इसकी क्या होगी कि इसकी परमिबिलिटी सॉल्युबिलिटी हाई है और इसकी एब्जॉर्प्शन भी क्या होगी हमारी बहुत ज्यादा होगी, और इसकी वजह से क्या हो जाएगा हमारे जो ड्रग है उसका एब्जॉर्प्शन रेट बढ़ जाएगा और हमारी बॉडी में जाके बहुत अच्छा असर दिखाएगा। अब देखो सिंपल आपको यहाँ समझना क्या है कि आखिर इस टेबल का हम यूज कर क्यों रहे हैं। तो देखो ये जो हमारी पूरी की पूरी चार्ट है या जो क्लासिफिकेशन है ये हमारा इस्तेमाल किया जाता है ड्रग की डोजेज फॉर्म को डिसाइड करने के लिए, क्या उसकी डोजेज फॉर्म होनी चाहिए, वो कितना हमारी बॉडी में जाके असर दिखाएगा, ये सब चीजों के लिए इसको डिसाइड किया जाता है। अब जैसे सिंपल समझो इसकी सॉल्युबिलिटी भी हाई है और परमिबिलिटी भी हाई है, तो अगर हम इस ड्रग को किसी टैबलेट फॉर्म में भी देते हैं, किसमें किसी टैबलेट फॉर्म में भी बना के देते हैं, तो ये ड्रग हमारी बॉडी में जाएगा। अब इसकी परमिबिलिटी तो हाई है तो ये हमारा क्या करेगा, हमारा जो ब्लड वेसल है इसको इजीली क्रॉस कर पाएगा और हमारी बॉडी में अच्छे से जाके अपना असर दिखाएगा। ठीक है, तो हमको जरूरी नहीं है कि हम इसका कोई इंजेक्शन ही बनाएं, क्योंकि इंजेक्शन की हमारी बायोबिलिटी ज्यादा होती है, लेकिन ये हमारी क्या है इसकी दोनों चीजें हाई है तो ये ऑटोमेटिकली हमारी बॉडी में जाके अपना असर जल्दी दिखाएगा। तो ये हमारे कहलाते हैं क्लास 1 के ड्रग। इसका एग्जांपल जैसे पैरासीटामोल हो गया या मेटाप्रोलोल हो गया, मैंने यहाँ 2 एग्जांपल लिख दिए हैं और इसको हम ओरल डोजेज फॉर्म के रूप में भी बना सकते हैं। तो क्लास 1 के अंदर जो भी हमारे ड्रग्स आएंगे वो काफी ज्यादा इफेक्टिव होंगे और चीजें होंगी। क्लास 2 की बात करते हैं तो यहाँ पे देखो सॉल्युबिलिटी हमारी कम है लेकिन परमिएबिलिटी हमारी क्या है, हाई है। तो सेकंड केस में हमारे यहाँ क्या हो रहा है कि हमारा इसकी सॉल्युबिलिटी कम है। सॉल्युबिलिटी कम का मतलब क्या है, सॉल्वेशन रेट एक तरह से कम है। कैसे, जो हमारे ये सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं जब हम इस सॉल्यूशन में डाल रहे हैं तो इसमें ये घुल नहीं रहा अच्छे से, ना ज्यादा घुल रहा है और कम घुल रहा है, तो इस वजह से इसकी सॉल्युबिलिटी डाउन होगी। लेकिन आप परमिएबिलिटी इसकी क्या है, ठीक ठाक है, तो ये भी हमारे ड्रग बढ़िया रहते हैं। एग्जाम्पल जैसे फेनाइटोइन हो गया और बाइकैलिटेमाइड हो गया। तीसरा हमारा आता है क्लास 3 वाले, तो इनकी क्या होती है यहाँ पर कि इसके सॉल्युबिलिटी तो हमारी ज्यादा होती है लेकिन इसकी परमिएबिलिटी क्या हो जाती है, हमारी कम हो जाती है। तो इसका जो एब्जॉर्प्शन रेट है वो हमारा क्या हो जाएगा, थोड़ा सा डाउन हो जाएगा क्योंकि इसकी परमिएबिलिटी कम है। क्लास 4 के हमारे ड्रग दोनों ही चीज में हमारी लो होते हैं, तो इसकी भाई ना तो इसकी सॉल्युबिलिटी अच्छी है ना इसका एब्जॉर्प्शन अच्छा है, तो इसका जो बायोबिलिटी है वो हमारी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और बहुत ही कम ड्रग हैं जो हम इसमें यूज करेंगे। बाकी इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें इंजेक्शन वगैरह बना के हम यूज कर सकते हैं। तो इंजेक्शन से क्या होगा कि डायरेक्टली ये हमारे ब्लड में चले जाएंगे, तो इसको ना परमिएबिलिटी की ज्यादा जरूरत है ना इसको सॉल्युबिलिटी की ज्यादा जरूरत है, डायरेक्ट हमारे ब्लड में पहुंच जाएंगे। तो देखा आपने, इसकी मदद से हम ये समझ गए कि जो हमारे ड्रग्स क्लास 4 के अंदर है उसका हम क्या कर सकते हैं, इंजेक्शन वगैरह बना सकते हैं जिससे वो हमारे ज्यादा इफेक्ट करेंगे, बॉडी में जाके असर दिखाएंगे। तो इसी तरह हम सभी चीजों को यहाँ पर डिसाइड वगैरह करते हैं और ये हमारे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आना चाहिए, अगर आप रियल में सच में पढ़ाई करते हैं तो ये क्वेश्चन है कि हम किस बेस पे डिसाइड करेंगे कि ये इसकी परमिटिविटी हाई है और इसकी सॉल्युबिलिटी हाई है, किस बेस पे। कोई तो पैरामीटर होगा ना कि बस आपने ऐसे ही कह दिया। मान लो कोई हमारा ड्रग है वो सिर्फ 50% ही हमारा ब्लड के अंदर पहुंच रहा है, तो हम इसको हाई बोलेंगे कि लो बोलेंगे, क्या बोलेंगे। ठीक है, तो ये हमारे जो क्राइटेरिया है ये हमारे कैसे डिसाइड हुए। तो देखो ये क्राइटेरिया हमारे डिसाइड हुए जो हमारा सॉल्युबिलिटी वाला है। तो सॉल्युबिलिटी का हमारा डिसाइड हुआ है कि जो हमारा हाइयर डोज होगा, मैक्सिमम जो हमारी डोज होगी वो हमारी डोज किसी 250 ml पानी या उससे कम में कितनी ज्यादा सॉल्युबल हो रही है। एग्जाम्पल समझो, जैसे मान लो ये हमारा 250 ml वाटर है और ये हमारा क्या है, हाइयर डोज है, यानी कि कितनी मैक्सिमम इफेक्टिव डोज है ये हमारी। तो वो डोज हमारी इस 250 ml पानी में जाके कितनी ज्यादा सॉल्युबल हो रही है। तो जितनी अच्छी ये हमारी सॉल्युबल होगी, जितनी अच्छी डिसोल्यूट होगी, उतना ही अच्छा हमारी क्या होगी, इसकी हम सॉल्युबिलिटी को डिसाइड करेंगे। अगर ये इसमें हमारी कम सॉल्युबल हो रही, मान लो 80-85 ना होके उससे भी हमारी कम सॉल्युबल हो रही, तो हम कह देंगे ये हमारी क्या है, ज्यादा इफेक्टिव नहीं है। और सॉल्युबल हो रही है तो हमारी इफेक्टिव है। और इसमें एक शर्त और रखी गई है हमारी किसकी, पीएच की। जो हमारी पीएच है वो हमारी लगभग 1 से 7.5 के करीब ही होनी चाहिए। तो यहां पर ये चीजें आप दोनों पता चल गई, तो इस बेस पे हम इसको क्या बोलेंगे, सॉल्युबल बोलेंगे। अब ये डिसाइड किस पे फैक्टर पे किया गया, तो देखो आप लोगों ने अभी कभी नॉर्मल देखा होगा, आप जब कोई दवाई गोली खाते हो तो क्या कहते हो, अ ग्लास ऑफ वाटर। तो 1 गिलास पानी के साथ आप लगभग दवाई खाते हो, या उस वाला जो गिलास होता है उसको ले लोगे, या आप एक छोटा मतलब कोई भी आप कम अमाउंट का पानी लेते हो उसके साथ आप टैबलेट को खाते हो। यहाँ पर तो अगर अप्रोक्सीमेट देखा जाए ना, तो जो आपका वो छोटा वाला गिलास या वो एक गिलास पानी होता है वो लगभग 250 ml होता है। यानी कि यहाँ पर ये सरकार ने निकाला कि नॉर्मल जो व्यक्ति कोई भी दवा गोली खाता है तो वो 1 गिलास पानी के साथ खाता है जो लगभग 250 ml के करीब होता है। तो उसी के हिसाब से निकाला गया कि मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी हमारी तब होगी जब कोई भी एक टैबलेट 1 गिलास पानी के साथ खाई जाएगी, या 1 गिलास या 250 ml पानी में वो कितनी ज्यादा डिसॉल्व होगी। ठीक है, चलिए, तो ये हमारी इस हिसाब से यहाँ पर निकाली गई है। तो ये हमारी होगी। अब बात करते हैं परमिएबिलिटी की। तो परमिएबिलिटी आपको मैंने बताया कि ड्रग हमारा इसके अंदर जितना ज्यादा डिसॉल्व होगा। तो यहां से मान लो कि अगर हमारा 100 mg ड्रग है
तो यहाँ पर वो हाइयर परमेबिलिटी वाला कब कहलाएगा, जब इसमें से लगभग 90 mg हमारा ड्रग, ये mg मान लो 100 mg है, तो 90 mg ड्रग हमारा इसके अंदर पहुंच जाएगा, तो हमारा ये कहलाएगा हाइयर परमेबिलिटी वाला ड्रग कहलाएगा, 90 या उससे और ज्यादा, ठीक है। और जितना अगर इससे ज्यादा चला जाएगा तभी इसकी जो है एब्जॉर्प्शन हाई होगी, बायो अवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा मिलेगी। तो ये हमारे यहाँ पर नॉर्मल टर्म थे BCS क्लासिफिकेशन के। अब हम इसके कुछ सिग्निफिकेंस देखते हैं कि क्या इसका आखिर यूज है, हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं। तो ये तो आपको पता लग गया कि हम डोजेज फॉर्म कौन सी बनाएंगे, उस पे ये मतलब उसका डिसाइड करता है फॉर्मुलेशन ऑफ डोजेज फॉर्म में। फिर क्वालिटी में भी इफेक्ट करता है कि हमको भाई पहले से पता है कि क्लास 1 का अगर ये ड्रग है तो भाई बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होगा, तो हम उसको और अच्छे से करेंगे। फिर बायो अवेलेबिलिटी को भी डिसाइड करने में हेल्प करता है। और एक हमारा आता है IVIVC फैक्टर। सॉरी फ्रेंड, लाइट चली गई, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। तो देखो IV से पहला हमारा हो गया इन विट्रो और IV हमारा इधर हो गया इन विवो कोरिलेशन। अब कोरिलेशन कैसे, आपको पता होगा जब हम सॉल्युबिलिटी पढ़ रहे थे तो यहां पर हम क्या कर रहे थे, बाहर कोई सॉल्यूशन बना रहे थे, बाहर ही तो बना रहे थे बॉडी से। तो यहां पर हम क्या करते हैं, कोई हमने एक इधर सॉल्यूट लिए या हमने सॉल्वेंट लिए, मिलाए और एक सॉल्यूशन बनाया, उस सॉल्यूशन को हमने बॉडी के अंदर डाला। बॉडी के अंदर जाने के बाद अब वो क्या करेगा, हमारे यहाँ ब्लड में मिला जाके एब्जॉर्प्शन होगा ये वाला। तो ये जो एब्जॉर्प्शन हो रहा है ये हमारा किसमें हो रहा है, बॉडी के अंदर। तो ये हमारी क्या कहलाएगी यहाँ पर, इनसाइड द बॉडी, जिसको हम बोलते हैं इन विवो। और जो हमने ड्रग बाहर सॉल्यूशन बनाया वो हमने कहाँ बनाया, बॉडी के बाहर बनाया। तो ये सॉल्युबिलिटी प्लस परमेबिलिटी यानी कि एब्जॉर्प्शन, इन दोनों का एक कोरिलेशन होता है। यानी कि यहाँ पर हम इन विट्रो और इन विवो दो चीजों के कोरिलेशन के बारे में यहाँ पर स्टडी करते हैं। यानी कि यहाँ पर जो हम ड्रग बाहर बना रहे थे वो, और वो बॉडी में जाके कितना असर दिखाएगा वो, इन दोनों को मिला के जो हम स्टडी कर रहे हैं उसी को हम क्या बोलेंगे, IVIVC। और ये हम किसके अंदर करते हैं, यहाँ पर अपने इसके अंदर जो हमारे BCS क्लासिफिकेशन है इसके अंदर करते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये आपका हो गया। अब हमारा एक दो टॉपिक और बचे हैं लास्ट, वो देख लेते हैं। एक हमारा यहाँ पर आता है स्टेबिलिटी एनालिसिस। देखो इसमें हमको क्या पढ़ना है, देखो अब हमने सारा कुछ ऑलमोस्ट पढ़ लिया पूरे चैप्टर के बारे में, कैसे हम कोई चीज बना रहे थे, क्या कर रहे थे। अब हमको क्या करना है, उसको स्टेबल भी तो देखना है। कहीं ऐसा तो नहीं मान लो आपने पूरी बनी बनाई सारी आपने मेहनत की और फाइनल जाके आपने एक ड्रग यहाँ पे तैयार किया, कोई मेडिसिन, और वो इनस्टेबल हो गई, किसी वजह से वो डिग्रेड हो गई, खराब हो गई, तो कोई मतलब निकला आपकी इतनी मेहनत का, नहीं निकला ना। तो यहाँ पर हम इसीलिए पढ़ते हैं स्टेबिलिटी एनालिसिस, और इसके अंदर हम देखेंगे क्या कोई कमी तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं है, कैसी क्या है, ये सारी चीज हम पढ़ते हैं स्टेबिलिटी एनालिसिस के अंदर। अब देखो पहले कुछ फैक्टर देखो जो इस चीज को खराब कर सकते हैं। क्या, जैसे मान लो टेम्परेचर चेंज हो गया, कहते हैं ना, आप लोगों ने सुना होगा अगर ज्यादा गर्मी पड़ जाती है तो जो खाना कल शाम, मान लो शाम का खाना सुबह तक एकदम खराब हो जाता है, अगर ज्यादा टेम्परेचर हाई हो जाता है, गर्मी ज्यादा हो जाती है। लेकिन अगर टेम्परेचर कम रहता है, गर्मी ज्यादा नहीं रहती, तो हमारा जो हमारा खाना है वो जल्दी खराब नहीं होता। फिर ह्यूमिडिटी की बात करते हैं, ज्यादा मॉइस्चर कंटेंट खराब कर देता है, लाइट एक्सेट्रा, और ये सब चीजें हमारी क्वालिटी पे भी बैड इफेक्ट डालती हैं। तो ये चीजें हमारे कुछ फैक्टर हैं जो हमारी किसी भी कंपाउंड की स्टेबिलिटी को बिगाड़ सकते हैं। फिर कुछ फिजिकल, केमिकल और कुछ माइक्रोबायोलॉजिकल फैक्टर भी हैं जो हमारे क्या करते हैं, किसी भी कंपाउंड के इफेक्टिवनेस, उसका असर, उसकी सेफ्टी, स्टेबिलिटी को खराब कर सकते हैं। फिजिकल चेंज में क्या आता है, जैसे मान लो कोई कंपाउंड हमारा दिखने में कैसा, उसमें कोई खराबी हो गई, उसका कोई मेल्टिंग पॉइंट बदल गया, बॉइलिंग पॉइंट बदल गया, प्योरिटी बदल गई, उसकी क्लैरिटी, या कुछ और अदर फिजिकल फैक्टर। केमिकल की बात करते हैं यहाँ पर, तो मान लो कोई हमारा ड्रग सब्सटेंस है, उसमें क्या हो गया, कोई डिग्रेडेशन हो गई। तो जो केमिकल वाली चीजें है ना, वो मैंने आपको केमिकल प्रॉपर्टीज में बता दी थी, हाइड्रोलिसिस हो गई, ऑक्सीडेशन हो गई, रेसमाइजेशन हो गई, रिडक्शन हो गई। तो ये सारी प्रोसेस आप वहीं से, मतलब वही सेम ही है, वो भी हमारे एक स्टेबिलिटी वाला फंडा था, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं कुछ माइक्रोबियल चेंज की। तो यहाँ पर क्या होता है, कई बार कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या कर देते हैं, माइक्रोबियल कॉन्टामिनेशन कर देंगे, और ये भी हमारे किसी भी ड्रग पार्टिकल्स को क्या कर सकते हैं, खराब कर सकते हैं। तो ये भी कुछ हमारे फैक्टर हैं जो हमारे खराब कर सकते हैं। अब ये चीजें हमारी कर क्या सकती हैं, तो हमारे जैसे फिजिकल, केमिकल, माइक्रोबियल, थेराप्यूटिक और टेक्निकल, ये जो भी हमारी टर्म है, जैसे मान लो हम एक्चुअल में स्टेबिलिटी है क्या, हम वो देख रहे हैं। तो मान लो कोई हमारा ये ड्रग है, तो इसमें इतनी सारी चीजें जो हमने देखी थी, जब हम कोई भी हम मेडिसिन दवा बना रहे थे, तो उसमें हमने सारा कुछ देखा था, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल, माइक्रोबायोलॉजिकल, थेराप्यूटिक, टॉक्सिकोलॉजिकल। तो जो हमने ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज देखी थी, जब हमने इसको बाद में देखा, तो ये प्रॉपर्टीज हमारी क्या होनी चाहिए, यहाँ पर सेम होनी चाहिए। अगर ये सेम है तो हमारे ये कंपाउंड क्या है, स्टेबल है, और अगर ये सेम नहीं है तो इसकी स्टेबिलिटी खराब हो चुकी है, हमारा कंपाउंड क्या हो जाएगा, इनस्टेबल हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो ये हमारी नॉर्मल इसकी कुछ बातें थी यहाँ पर।
बाकी हम पढ़ क्यों रहे थे, ये सारी चीजें जो हम देख रहे हैं स्टेबिलिटी वाला क्यों कर रही हैं, तो इससे हम क्या कर सकते हैं, जैसे हमको पता चल गया, मान लो जैसे मैंने आपको ये बताया था कोई कंपाउंड है वो अगर हम मॉइस्चर की कंटेंट में रखते हैं तो वो डिग्रेड हो जाएगा खराब, तो वहां पर हमको एक स्टोरेज कंडीशन पता चल गई, यानी कि जो हमारा वो ड्रग होगा एस्पिरिन वाला, मान लो हाइड्रोलिसिस वगैरह हो रही थी, तो वो जो एस्पिरिन है उसको हम कहाँ रखेंगे, एक ऐसी जगह रखेंगे जो सील्ड पैक होगा, यानी कि वहां बाहर से एनवायरमेंट की ऑक्सीजन और जो पानी मॉइस्चर है वो चीजें ना आ पाए, समझ रहे हो आप। तो ये सब चीजों के लिए हम यहाँ पर क्या पढ़ते हैं, इन सब स्टेबिलिटी टेस्ट करते हैं और उसकी स्टेबिलिटी सेल्फ लाइफ को भी मतलब डिटरमाइन करते हैं, यानी कि वो कब तक मतलब खराब नहीं होगा, कब तक वो स्टेबल रहेगा, ये सारी चीजों को हम यहाँ पर क्या करते हैं, पता करते हैं। अब स्टेबिलिटी की बात करें तो यहाँ तीन तरह से हम इसको एनालाइज कर सकते हैं। पहला हमारा होगा सॉलिड स्टेट स्टेबिलिटी एनालाइज, दूसरा हमारा होगा सॉल्यूशन स्टेट और तीसरा हमारा होगा कंपैटिबिलिटी स्टडीज। सॉलिड स्टेट की बात करें तो यहां पर जो हमारे सॉलिड डोजेस फॉर्म होते हैं, जैसे हमारी टैबलेट्स हो गई या और चीजें हो गई, हम इसके बारे में यहां पर स्टडी करते हैं, इसकी स्टेबिलिटी को पता लगाते हैं। कैसे, हम उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को चेक करके हम उसकी स्टेबिलिटी को यहां पर पता लगाते हैं, सिंपल सी बात है। और फैक्टर किस किस फैक्टर पे हम ध्यान देते हैं, तो उसका टेम्परेचर खराब ना हो जाए, पीएच खराब ना हो जाए, ह्यूमिडिटी, हाइड्रोलिसिस, ऑक्सीडेशन, ये सब रिएक्शन हम यहां पर देखेंगे, ठीक है। चलिए फिर हम यहां देखते हैं अपना सॉल्यूशन स्टेट स्टेबिलिटी एनालिसिस। तो इसमें सॉल्यूशन एक बन रहा है, तो सॉल्यूशन फॉर्म में हम यहाँ पर ओरल और पेरेंटल दोनों तरह के डोजेस फॉर्म के बारे में यहाँ पर हम स्टडी करते हैं। अब इसमें हम क्या क्या देखते हैं, इसमें हम इन कंपाउंड को अलग अलग जगह रख के देखते हैं। जैसे मान लो हमने किसी का पीएच था, तो पीएच मान लो किसी का 5 है या 2 है या 3 है, तो हम उसको बदल बदल के देखेंगे। हम उसको पहले 1 पीएच पे रखेंगे, फिर उसको 4 पीएच पे रख रहे हैं, फिर उसको 5 पीएच पे रख रहे हैं। जैसे मान लो ये हमारा ड्रग था, तो हम इसको अलग अलग, हमने 1 पीएच पे रखा, 2 पे रखा, 3 पे रखा, 4 पे रखा, 5 पे रखा, 6 पे रखा। फिर हम देखेंगे ये किस पे खराब हो रहा है, किस पे ये खराब नहीं हो रहा। अगर मान लो ये इन दोनों के बीच एकदम फिक्स है, तो हम कह देंगे इसका पीएच जो है 2 से 3 ही होना चाहिए, इस कंपाउंड का पीएच हमारा बदलना नहीं चाहिए। उसके लिए हम बफर वगैरह बाद में बहुत कुछ यूज करते हैं। तो इस तरह हम यहाँ पर पता भी लगा लेते हैं कि कौन से हमारा कौन से टेम्परेचर पे फिक्स रहेगा, कौन से पीएच पे फिक्स रहेगा, और फिर हम उस चीज को यहाँ पर यूज करते हैं उस कंपाउंड को स्टेबल बनाने के लिए। समझ रहे हो ना आप, सिंपल बात है। तो यहाँ पर हम ओरल और पेरेंटल डोजेज फॉर्म को, पीएच को एक तरह से चेक करते हैं ज्यादातर। फिर हमारा कंपैटिबल स्टडीज आती है, तो इसमें हम क्या करते हैं, जैसे हमको मैंने बताया था, हम क्या करते हैं, कोई हमारा कंपाउंड है, ड्रग पार्टिकल है, उसको और हमारे कुछ एक्सिपिएंट्स होते हैं, उसको हम मिला के आपस में तब कुछ चीजें बनाते हैं। तो यहाँ हम उनके इंटरेक्शन को देखते हैं। ऐसा तो नहीं है कि मान लो हमने ए और साथ में हमने कोई और चीजें मिलाई और ये चीजों की वजह से ये हमारी खराब नहीं होनी चाहिए, तो इस चीज को भी हम स्टडी करते हैं इस सबके अंदर। अब हमारा यहां पर लास्ट पॉइंट आता है, प्री फॉर्मुलेशन कंसीडरेशन इन डेवलपमेंट ऑफ डोजेस फॉर्म। तो ये हमारा लास्ट टॉपिक है, फाइनली हम लोग खत्म करने के यहां पर कगार पे आ चुके हैं, ठीक है। चलिए, तो यहां पर हम बात क्या करते हैं, देखो अब तक हमने जो कुछ भी पढ़ा इस पूरे चैप्टर में उस सबका एक तरह से ये समराइज है, रिपोर्ट है। इसमें हमको करना क्या है कि देखो हमने सीख तो लिया, सारी प्री फॉर्मुलेशन जो स्टडी थी हमने सीख ली। अब यहाँ पर ये पूछ रहे हैं कि जब हम डोजेज फॉर्म को बनाने जाते हैं तो हम किन किन बातों का याद रखेंगे। तो बस जो आपने पूरे चैप्टर में पढ़ी हैं वो सारी बातें आपको यहाँ लिख देनी है। जब ये क्वेश्चन आएगा मान लो, तो इसमें हम ये पढ़ते हैं, कैसे पढ़ते हैं, जब हम किसी ड्रग को डेवलप करेंगे, डोजेज फॉर्म को डेवलप करेंगे, तो उससे पहले हमको उसकी प्री फॉर्मुलेशन स्टडी सबको याद रखना है, उसकी कोई फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज को याद रखना है। जैसे मान लो सॉलिड डोजेज फॉर्म है, तो इसके लिए हमको क्या रखना है, वो स्टेबल हो, मतलब सॉलिड डोजेज फॉर्म के लिए हमको पता करना है, तो हम कैसे कर सकते हैं, जैसे मान लो उसकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, उसकी ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टीज, प्योरिटी क्या है, पार्टिकल साइज क्या है, सॉल्बिलिटी क्या है, सॉल्बिलिटी प्रोफाइल क्या है, फ्लो प्रॉपर्टीज क्या है, स्टेबिलिटी क्या है, ये सब बातों का हम यहाँ पे पता लगा सकते हैं। दूसरी देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर, जैसे देखो जो हमारा सॉलिड डोजेज फॉर्म है ये हमारा सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। रीजन क्या है, ये हमारा स्टेबल है, हाई सेफ्टी इसमें होती है और लो कॉस्ट होता है, तो इसलिए इसका यूज करते हैं। अब देखो जब कभी कोई नया ड्रग बनाने जाएगा तो पॉइंट सबसे पहले क्या रखे जाएंगे, सबसे पहले उसका मेन सिलेक्शन किया जाएगा। मान लो जिस चीज की आप दवा बना रहे हो उसके लिए एक्चुअल इंग्रेडिएंट क्या होगा। जैसे मान लो बुखार की बनानी है, तो पहले हम क्या चुनेंगे, एपीआई फार्मास्यूटिकल। फिर हम जब उसको चुन लेंगे उसके बाद हम उसको आइडेंटिफाई टेस्ट भी करेंगे कि क्या वो ठीक है कि नहीं है। और जब ये हम कर जाएंगे उसके बाद हम उसमें अलग, यानी कि उसमें और क्या हमको फॉर्मूले कंपोनेंट्स मिलाने, तो अदर कंपोनेंट्स के बारे में हम पहले डिसाइड करेंगे। देन हम देखेंगे कि उसकी कौन कौन सी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हो सकती है, यानी किस किस के द्वारा हम उसको बना सकते हैं। फिर उसको हम कहां पर रखेंगे, कोई एक सूटेबल कंटेनर के बारे में वहां देखेंगे। फिर उसके कुछ एनालिटिक मेथड्स के बारे में देखेंगे, कैसे हम उसको एनालाइज करेंगे, और फिर हम उसकी कुछ टॉक्सिकोलॉजिकल स्टडीज भी करेंगे कि कहीं उसमें कोई जहरीली चीज तो नहीं है या बाद में वो हमारी खराब तो नहीं हो जाएगी। तो ये सब बातों का हम ध्यान रखते हैं, तब जाके हम क्या करेंगे, कोई भी एक नया ड्रग डेवलप करेंगे।
अब कुछ हमारे जैसे पेरेंट्रल वाले हो गए, यानी कि इंजेक्शन वगैरह जो हो गए ना, ये थोड़े हैवी टास्क हो जाते हैं, तो इन सब में हम कुछ टेक्निक का भी यूज करते हैं जो हमारी क्या करेंगे, हेल्प। जैसे स्पेक्ट्रोस्कोपी वाली हो गई, यूवो स्पेक्ट्रो, एक्सरे डिफ्रैक्शन, एक्सरे वाली, ये हमारी पॉलीमराइजेशन में भी हेल्प करती है। तो ये सब चीजों को हम स्टडी करते हैं। माइक्रोस्कोप का हम यूज करके क्या पता लगता है किसी भी पार्टिकल साइज क्या है, शेप क्या है, थिकनेस कितनी है। और क्रोमेटोग्राफी में हम और चीजें पता करते हैं, किसी का एनालिटिक डाटा क्या है। तो अगर ये चीजें डिटेल्स में आती हैं तो मैं इसको बहुत अच्छे से आपको बाद में सभी समझाऊंगा। अभी बस इसका नाम वगैरह आप चाहो तो यहाँ पर लिख लेना। तो ये कुछ चीजें हैं। बाकी बात करें अगर एप्लीकेशन इसकी क्या है, तो सिंपल सी बात है, आप जो ऑब्जेक्टिव इसके लिख चुके हैं वही तो हमारी एप्लीकेशन है। हम क्या क्या करते हैं, उसका मेन गोल क्या है, इसका एप्लीकेशन क्या है कि हमको सेफ, इफेक्टिव और इफेक्टिव ड्रग बनाना है, सेफ ड्रग हमें इसका बनाना है और एक स्टेबल हमको कंपाउंड ड्रग बनाना है। तो ये सारी बातें हैं, ये सब हम पढ़ते हैं प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज में, और ये कंसिडरेशन में बस वही सारी हमारी प्रॉपर्टीज हम पहले पढ़ चुके हैं। तो हमारी यहाँ पर यूनिट कंप्लीट हो चुकी है और थोड़ा सा लेंथी हो गया, शायद बहुत लोग तो इसको 2-2, 3-3 दिन के बाद देख रहे होंगे कंप्लीट करने के बाद। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी कंप्लीट है, शायद टाइम से हम मिल जाएंगे। बाकी नोट्स वगैरह आपको वेबसाइट पे डाल दिए जाएंगे इसके कुछ ही टाइम बाद। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। कैसा लगा आपको हमारा इफेक्ट्स कमेंट करके जरूर बताइएगा। पूरी बॉडी खत्म हो चुकी है, मैंने एक ही बार में रिकॉर्ड की है इसलिए ये। तो बस, तो मिलते हैं आपसे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए फ्रेंड थैंक यू, टेक केयर एंड आप सभी लोग अपना और अपनी फैमिलीज का बहुत अच्छे से ख्याल रखिएगा। बाय बाय फ्रेंड्स, जय हिंद दोस्तों। सब्सक्राइब तो कर ही लेना, लाइक तो कर ही देना, शेयर तो कर ही देना। अब इतना कुछ तो चलता है फ्रेंड। बाय बाय।